मैं वापस यूनिवर्सिटी में कदम रखने का कोई इरादा भी है आपका या नहीं? दंगे खत्म हो चुके हैं। अब आपने वापस आना है। कुछ ही दिनों में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और तुम्हें तो परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। अचानक कमरे में दाखिल होती महरुनिसा को देखकर मरियम के चेहरे की रौनक लौट आई थी। ओ महरू, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कहाँ रह गई थी तुम? वो दोनों बाहें फैलाई बोली तो महरुनिसा तेजी से इसके पास आते हुए इसकी बाहों में आ समाई थी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, तभी तो आ गई हूँ खुद ही तुमसे मिलने के लिए। हद होती है, छोटा सा झगड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में और तुमने तो यूनिवर्सिटी से ही कतलामी इख्तियार कर ली है। कब हो रही है वापसी मोहतरमा की? वो इसके दोनों हाथ थामे इसके बेड पर साथ ही बैठ गई थी, जबकि मरियम ने मुलाजमा को इशारा किया था। अब तो निकाह के बाद ही आऊंगी, वो हल्का सा शर्मा कर बोली। तो महरुनिसा चीख उठी थी। निकाह? किसका निकाह? तुम्हारे किसी भाई का निकाह? भाई तो है ही नहीं, कजन का है क्या? या तुम ही दुल्हन बन रही हो? अल्लाह, अगर ये सच हुआ ना तो मैंने तुम्हें जान से मार देना है मरियम। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो इसे झंझोड़ कर रख चुकी थी, जबकि मरियम अरे अरे करती रह गई। साली साहिबा, ये मेरा कसूर है, आपकी सहेली का नहीं। दरअसल बात अभी घर के बड़ों के बीच में ही थी। बस कल रात को ही हमें पता चला कि हमारे बड़े हमें एक बंधन में बांधने का इरादा कर रहे हैं। आज हम आपके घर आकर स्पेशली आपको इनविटेशन देने वाले थे कि इस जुम्मे को हमारा निकाह है। माहिर ने अचानक कमरे में दाखिल होते हुए सारा मबला खुद पर गिरा लिया था। चले, आपकी गलती इसलिए माफ कर रही हूँ, वरना ये बात हरगिज माफी के काबिल नहीं है। महर ने उंगली उठाकर माहिर से कहा था, जिसने हल्का से सीने पर हाथ रखकर सर तस्लीम हेम किया था। माहिर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मना किया था ना आपको कि जब तक आप दोनों का निकाह नहीं हो जाता दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। लेकिन आप तो मरियम के कमरे में से निकल ही नहीं रहे। चले, रवानगी लीजिए यहाँ से, वरना अचानक कमरे में दाखिल होती एक खूबसूरत सी लड़की ने आते ही माहिर को डपना शुरू कर दिया था। तो महरुनिसा भी इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। जा रहा हूँ, नहीं आया मैं मरियम के कमरे में, मैं तो महरुनिसा के साथ सलाम दुआ करने आया था। जा रहा हूँ। माहिर ने फौरन कानों को हाथ लगाया था, जबकि महरुनिसा का सारा ध्यान इस लड़की की तरफ था जिसने खुद को पूरी तरह से चादर में कवर कर रखा था। इसे देखकर ही लग रहा था कि वो जल्द ही माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली है। जी नहीं, कोई बहाना नहीं, अभी की अभी निकले आप इस रूम से, वरना मैं पूरी हवेली में शोर मचा दूंगी, वो सख्ती से बोली थी, जबकि मरियम तेजी से बेड से उठते हुए इसे थाम कर अपने साथ बेड पर बिठा चुकी थी। यकीनन वो नाजुक मरहल से गुजर रही थी। बस रहबाब बस, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, मेरा अजन जानू सैड हो जाएगा अंदर, मरियम इसे समझाते हुए बोली थी। अजन नहीं कबीर, माहिर ने कमरे के दरवाजे से बाहर निकल कर एलानिया कहा था। नाम तो मैं अजन ही रखूंगी, आप मेरी चोटी का दम लगा लें फिर भी नहीं सुनूंगी। मैंने अभीर भाई से भी बोल दिया है, मरियम नाराजगी से कह रही थी। हमारे खानदान के मर्दों के नाम ऐसे मासूमाना नहीं होते मरियम, मेरे भतीजे का नाम कबीर होगा, कबीर अबीर शाह। बाकी तुम फिक्र मत करो, निकाह हो जाए 1.5 साल के बाद तुम्हें पूरी आज़ादी दे दूंगा। माहिर जाए इधर से। वो पता नहीं क्या बोलने वाला था जब अचानक मरियम ने शर्म से सुरख होते हुए इसे डपटा था। वो फौरन ही कानों को हाथ लगाकर कमरे से निकल गया था, जबकि महरुनिसा और रहाब की हंसी नहीं रुक रही थी। अल्लाह अल्लाह, ये माहिर भाई कितने बेशर्म है। महर खिलखिलाते हुए बोली थी। जी जनाब, इतने ही बेशर्म है और इसी बेशर्मी के साथ सारी जिंदगी मैंने निभा करना है। मरियम कानों को हाथ लगाते हुए बोली तो वो दोनों एक दफा फिर कहका लगाकर हंसी थी, जबकि अब मरियम को होश आया था कि रहाब के साथ इसका तारफ करवा दे। छोड़ो इनको, इनसे मिलो, यह है मेरी प्यारी सी जेठानी जो उम्र में मुझसे छोटी है, वो खिलखिलाकर बोली थी। हाँ, ये तो बहुत प्यारी और छोटी सी है, महर ने कहा था। बस इनके शौहर जरा सख्त तबीयत के हैं, इसी यूनिवर्सिटी से पहले ही निकाह पढ़ाकर रुखसत करवा लिया, वरना बचपन में रिश्ते तो एक साथ ही हमारे भी तय हुए थे। ये माहिर की हालाजाद हैं, माशाल्लाह माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली हैं, अबीर भाई की बेगम है। वो अभी बता ही रही थी कि तेर की तेजी से मुलाजमा अंदर दाखिल हुई थी। बीबी जान गजब हो गया, डेरे पर जबरान कर तेजी ने अबी साईं को गोली मार दी है, इन्हें अद मुर्दा हालत में शहर अस्पताल लेकर गए हैं। मुलाजमा सर पीटती हुई अंदर दाखिल हुई थी। मरियम इस खबर पर शौक में रह गई थी, जबकि रुहाब ने अपना दिल थाम लिया था। जुल्फ़िकार शाह और इब्रार शाह जद्दी पुश्ती रईस थे। गांव में बहुत बड़ी हवेली के साथ अरबों खरबों की ज़मीनें इन्हें विरासत में मिली थी। सब कुछ इन्हीं के हिस्से में आया था। जहां जुल्फ़िकार शाह ने शादी अपनी मन मर्जी से गांव के एक आम सी लड़की से की थी, वहीं इब्रार शाह ने शहर से पढ़ी लिखी औरत को अपना जीवन साथी बनाया था। लेकिन वो कभी भी खानदान में अपना आप मनवाने में कामयाब ना हो सकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। सिर्फ मरियम इनकी औलाद थी, इनकी तरफ से खानदान को कोई वारिस ना मिला था, इसलिए घर के बुजुर्गों की नज़र में इनकी अहमियत बहुत कम थी। बड़े से बड़े फैसले में जुल्फ़िकार शाह की बीवी को खास मकाम दिया जाता था। हालांकि ना तो वो किसी बड़े खानदान से थी और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जुल्फ़िकार शाह की 3 औलादें थी। सबसे बड़े बेटे अबी शाह, जिसके रौब में सारा खानदान था और वो छोटी उम्र से ही हुक्म चलाने और मनमाने की आदत रखते थे। फिर माहिर शाह, वो हुक्म चलाने की आदि तो ना थे, लेकिन गुस्से और अकड़ में इनका कोई सानी नहीं था। 2 बेटों के बाद मरियम को देख देख कर जुल्फ़िकार शाह के दिल में बेटी की ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई कि उन्होंने अपनी बेगम के सामने भी ये ख्वाहिश रख दी। बेटे जहाँ एक 14 तो दूसरा 15 साल का हो चुका था, ऐसे में दोबारा औलाद का सोचना जायमा बेगम के लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ था। लेकिन अपने शौहर की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जो खानदान भर की लाडली थी। जुल्फ़िकार शाह के साथ साथ अबीर और माही दोनों की जान बसती थी जमन सुमन शाह में।
वो दोनों भाई खाना तक नहीं खाते थे इसका चेहरा देखे बगैर। और आजकल वो 12 साल की गुड़िया दिन रात अपने भतीजे की दुनिया में आने की मुंतजर थी। जब हवेली में गद्देसियों का कहर एक दफा फिर से टूटा था। हवेली में होती शादी की तैयारियों पर जैसे ग्रहण लग गया था। ये वो खानदानी दुश्मनी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। नस्ल नफरत बढ़ती चली जा रही थी। इस नफरत ने बहुत गहरी इस नफरत ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली थी और इसका खत्म होना बनता ही नहीं था। इस दुश्मनी के साथ साथ कहीं खानदान मिटे थे, कहीं घर तबाह होने थे। हर नस्ल के साथ एक नई दुश्मनी की शुरुआत होती थी। नस्ल दस नस्ल चलती ये दुश्मनी आज भी सर उठाए हुए इन लोगों के बीच खड़ी थी। और यही दुश्मनी मरियम के खौफ की असल वजह थी, जो अपने ख्वाबों में जबरान के हाथों अपने माहिशा की मौत देख चुकी थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ मियाओ बेटा, पापा गुस्से में है। वो गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि उहरे का मूड खराब हो गया। अब मूड क्यों खराब हुआ था ये बात कबीर को समझ में नहीं आई थी। हाँ, लेकिन जिस अंदाज में मियामी ने कूदते हुए इसकी गोद में आना चाहा था, हुरे ने खुद ही इसे आहिस्ता से पीछे वाली सीट पर बिठा दिया था। खुद को पापा कहे जाने पर इसने ठंडी सांस भरते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल किया था और फिर अपनी प्यारी सी बीवी का ऑफ मूड देखकर हैरान हुआ था। अरे मेरी मासूम सी खरगोशनी का मूड क्यों ऑफ हो गया? लगता है तुम्हें मेरे दादाजान पसंद नहीं आए। क्या हो गया मेरी जान को? गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए इसने एक नजर से देखा था। मुझे आपके बाबा जान नहीं अच्छे लगे। वो अच्छे थे, हैंडसम भी थे, लेकिन मैं इनको पसंद नहीं आई। वो मुंह बनाकर बोली। नकाब में बस के होंठों की शेप नहीं देख पाया था, लेकिन साफ लग रहा था कि होंठ मरोड़े गए हैं। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मुझे तो इनके अंदाज से ऐसा नहीं लगा कि तुम इन्हें पसंद नहीं आई। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे पसंद हो इतना ही काफी है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा पसंद हो। कबीर ने जैसे इसकी अहमियत जताई थी। मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद हूँ, लेकिन आपके दादू को पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। मैंने कितनी देर इनके सामने सर झुकाया, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब तो यही हुआ ना कि मैं इनको पसंद नहीं आई। ज़रूर किसी डाइन को पसंद करके रखा होगा आपके लिए। फिर इस डाइन के साथ वो आपकी शादी भी करवाना चाहते होंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने भूत बनकर आपको और आपकी बीवी को रोज़ रात को डराना है। अगर आपने दूसरी शादी की तो आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ और आपके दादा भी अच्छे नहीं हैं। वो मुंह बनाकर बोली थी, जबकि इसकी बातें सुनकर जहाँ वो खुश हो रहा था, वहीं इसके आखिरी जुमले ने इसे मायूस किया था। वो थोड़ी सी गाड़ी आगे ले जाकर मोड़ चुका था। बूढ़े हैरत से इसे देखने लगी थी। क्या हुआ है आपको? हम कहाँ जा रहे हैं? वो परेशानी से पूछने लगी, जबकि कभी जवाब दिए बगैर गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था। घोड़े ने कंधे उचका लिए। इसका मूड पहले ही इसकी दादा की वजह से खराब था कि इतनी प्यारी बहू के सर पर हाथ तक न फेरा था। वो इनकी फेवरेट लिस्ट में कभी शामिल नहीं हो सकते थे। शाह जी, मैंने खास बंदे को कबीर साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने को कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि वह कल तक सारी मालूमात हम तक पहुंचा देगा। लड़की कौन है, कहाँ से आई है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा तो काफ़ी अरसे से नज़र थी कबीर साहब पर। इनका ना तो किसी लड़की के साथ कोई लेना देना था और ना ही वो इस तरह के किसी तल्लक में थे। पिछले 2-3 माह से होने वाले पार्लियामेंट टाकरे में दिलेज करदेसी बहुत उछल रहा था। इसकी वोटिंग बहुत ज़्यादा थी। सारी यंग पार्टी इसकी तरफ हो चुकी थी। हमारे लिए मसला बन रहा है। ये आदमी को सोचना पड़ेगा। इसका खैर में 2 माह से इसकी तरफ लगा हुआ था। पिछले 1 माह से कबीर साहब की कोई भी खैर खबर नहीं ले सका। अंदाज़ा नहीं था कि इस ऐसा कुछ हो जाएगा। कबीर साहब तो अपने काम में ही मसरूफ़ रहते थे, आगे पीछे कभी ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए मेरा ध्यान भी इस पर से हट गया था। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ 2-3 महीनों में हुआ है? शाह साहब ने एक नज़र देखते हुए सवाल किया तो विट्ठल ने हाँ में सर हिलाया था। जी शाह साहब, मुझे तो यही लगता है। ये मामले 2-3 महीनों में ही तय हुआ है। इससे पहले कभी कबीर साहब का किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं रहा था। खैर मालूमात आने दे, हर चीज़ बाहर निकल आएगी। फिक्र ना करें। निकाह कब हुआ, ये लड़की कहाँ से है, हर तरह की मालूमात आपको फराहम कर दी जाएगी। वो अभी बोल ही रहा था जब सामने एक गाड़ी ने अचानक तेजी से ब्रेक मारी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोककर सामने वाली गाड़ी से टकराने से बचाया था। कबीर साहब की गाड़ी है चाची, ड्राइवर ने फौरन कहा था। सामने वाली गाड़ी से कबीर निकला तो वो खुद भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगे थे। ऐसा क्या हो गया था कि कबीर को वापस इनके पास आना पड़ा था? वो तेजी से गाड़ी से निकलकर इनकी जानिब बढ़े, जबकि वो अपनी गाड़ी की दूसरी साइड पर आकर लड़की का हाथ हमें से बाहर निकाल रहा था। फिर इसका हाथ पकड़े बन के सामने आ खड़ा हुआ। मेरी बीवी पहली दफा आपसे मिली थी, अपना सर झुकाया आपके आगे, पर आपने इसके सर पर हाथ नहीं रखा, कोई दुआ नहीं दी। क्यों? वजह जान सकता हूँ मैं? मेरी बीवी पसंद नहीं आई आपको, या फिर अपनी पसंद के सामने किसी दूसरे की पसंद आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? इसका लहजा जरूर से ज्यादा ही तेज था। बूढ़े तो हैरान रह गए। इसे उम्मीद हरगिज नहीं थी कि वो इतनी सी शिकायत पर वापस इसे दादा जान के सामने ला खड़ा करेगा। ऐसी बात नहीं है हसन, मैं क्यों ना मिलूं तुम्हारी बीवी से? शायद तुमने अचानक बताया इसलिए मुझे खुद भी होश नहीं रहा। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी और मासूम है। तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, कहाँ से आई है। तुम्हारी बीवी है, बस इस बात की अहमियत है। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। उन्होंने नरमी से खुरे के सर पर हाथ रखा और जेब से नोट निकाल कर देने लगे। कबीर ने वो नोट उनके हवाले करके खुरे के ऊपर से वारे और पीछे खड़े ड्राइवर के तरफ उछाल दिए। एक तो मैं कुछ कह देता हूँ तो वो बदतमीजी में शामिल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बात कह देता हूँ बाबा जान, ये लड़की मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरी मोहब्बत है। अगर इसकी हक तलाफी हुई या आपकी हवेली वालों ने मेरी बीवी के खिलाफ कोई भी साजिश की तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बाबा जान, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, समझा दीजिएगा अपनी हवेली वालों को भी। बात अगर मुझ पर या मेरी बीवी पर आई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अज़न तुम इतने बदगुमान क्यों हो बेटा? एक दफ़ा हवेली में वापस आओ तो सही। अब हवेली का माहौल वैसा नहीं है जैसा पहले था। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो। अब सब कुछ बदल चुका है। हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। बाबा जान ने इसे समझाने की कोशिश की, जबकि वो इग्नोर करता वापस हुरे का हाथ थाम गया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हवेली में क्या चल रहा है और क्या कुछ बदल चुका है। मुझे बस ये याद है कि मेरी बारी पर आप लोग सब आँखें और दिमाग काम करना छोड़ चुके थे। मेरे बीवी के खबर हवेली वालों को दे दीजिएगा ताकि इनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाएँ। मेरी बीवी हुरे अहसन शाह है और क़यामत तक यही रहेगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा। काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। वो कहते हुए मुड़ा था। दादी की जनाज़े का इंतज़ार करते हो और मुझे ख़्याल रखने का कहते हो। बाबा जान हल्का सा मुस्कुराए थे। आप लोग मुझे फिर से बदतमीज़ कहेंगे। दादी ने खुद मरने की बात की थी। अपना पोता होने के नाते जनाज़े में शिरकत तो करूँगा ही ना। खैर मैंने सिर्फ़ इनकी बात का जवाब दिया था। आप अगर ऐसी बात करेंगे तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। मैं आपको भी मायूस हरगिज़ नहीं करूँगा। वो हुरे का हाथ था, मैं अपनी मुस्कुराहट दबाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। बाबा जान भी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। इन्हें अपने इस पोते से यही उम्मीद थी। अल्लाह अल्लाह, आप तो बड़े बदलिहाज किस्म के इंसान हैं हसन। मैं आपको बहुत प्यारा समझती थी। आपने अपने पापा जान से ऐसी बात क्यों की? वो तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने प्यार से उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। हाय मैं अमीर हो गई थी, आपने मुझे फिर से करीब कर दिया। लेकिन कोई नहीं, मेरा सदका देना भी तो ज़रूरी था ना। मुझे नज़र बहुत लगती है ना। वह मज़े से गाड़ी में बैठते हुए चहकने लगी थी। इसका यही अंदाज़ कबीर को पसंद था। वो इसे हमेशा ऐसे ही खुशबाश देखना चाहता था। तो तुम्हें अमीर होना है। इसने अपना वॉलेट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया था। हाय थैंक यू सो मच। हाँ ना, मुझे अमीर होना है, बहुत ज़्यादा अमीर होना है। कम से कम इतना के पीछे लगी इस चाट की रेडी से चाट खा सकूं। आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपके साथ कोई आ रहा हो ना तो मरवतन ही पूछ लेते हैं कि कुछ खाना है या कुछ खरीद कर दूं। अल्लाह अल्लाह, आप तो मरवत भी नहीं नमाते। वैसे आपको भी रोज़ मेरा सदका देना चाहिए कि आपको इतनी हसीन बीवी मिली है। तुम खुद को कैसे हसीन होने का सर्टिफिकेट दे सकती हो? मैंने तुम्हें एक दफ़ा भी कहा कि तुम खूबसूरत हो। जब तक शोहर को बीवी हसीन न लगे, वो खुद को कैसे हसीन कह सकती है? कबीर इसे बेवजह ही तंग करने लगा था। अरे मेरे आईडी कार्ड पे मेरी फ़ोटो देखे ना। आज तक किसी की आईडी कार्ड पर इतनी अच्छी तस्वीर आई है? मेरी आई है माशाल्लाह। मेरे पास सबूत है कि मैं हसीन हूँ। वैसे मैं आपको हसीन नहीं लगती। वो मासूमियत से बड़ी-बड़ी आँखें खोले से देखने लगी थी। उफ़ इसकी अदाएँ, ये लड़की से पागल कर सकती थी। वो सवाल कर रही थी और कबीर इनकार नहीं कर सकता था। दो किस्म की बीवियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। एक वो जो हसीन होती हैं और दूसरी वो जिन्हें पता होता है कि वो हसीन है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा था, फिर मैं तो आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित होने वाली हूँ क्योंकि मैं हसीन भी हूँ और मुझे पता भी है कि मैं हसीन हूँ। चले फिर इसी खुशी में गाड़ी रोके, मुझे चाट खानी है। वो इसका बटुआ हाथ में दवाई बोली थी। तुम्हें चाट खानी है तो मैं घर पर बना दूंगा। किसी ठेले की गंदी चाट में तुम्हें हरगिज़ नहीं खिलाऊंगा। हाइजेनिक प्रॉब्लम होती है। यार प्लीज़ कोई और बहाना बनाए। देखिए उन्होंने कितने अच्छे ग्लव्स पहने हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे खानी है, खानी है, खानी है, वरना मैं आपका वॉलेट वापस नहीं करूँगी। वो पूरी नाराज़गी दिखाने लगी थी। अच्छा बाबा ठीक है, यहाँ पर्दे का इंतज़ाम नहीं है। मैं तुम्हें किसी बड़ी शॉप पे लेकर चलता हूँ, जहाँ सब साफ-सुथरा हो और लेडीज़ का अलग से इंतज़ाम हो, जहाँ तुम कंफर्टेबल रहो। मुझे तो ये भी देखने में टेस्टी लग रहे हैं। इसने काले शीशे से बाहर की तरफ झाँकते हुए जहाँ ठेले लगे हुए थे, चाट देखते ही इसके मुँह में पानी आ गया था। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी बिल्ली को टेस्टी नहीं लग रही। मेरा मतलब है तुम्हारी जो मियाओ है ना, ये बहुत ज़्यादा साफ-सुथरी है। इसे हरगिज़ पसंद नहीं आएगी ठेली वाली चाट। इसकी जिद देखते हुए कबीर ने बीच का रास्ता निकाला था। बात तो आप ठीक कहते हैं, मेरी मियाओ बीमार हो सकती है। होरे ने जैसे खुद ही फैसला किया था। हाँ, बस तुम्हारी लाडली बेटी बीमार ना हो जाए, इस बात की फ़िक्र है मुझे। कबीर ने झूठी फ़िक्र जताते हुए हाथ पीछे किया ही था कि अगले ही लम्हे बिल्ली ने इसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। कबीर ने हकारत से इसे देखा और हाथ पीछे खींच लिया था। गंदी बदतमीज़ बिल्ली, हाथ पे कोई चाटने वाली चीज़ है? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी इस बिल्ली की गंदी नज़र है मुझ पर। मैं इसके साथ अकेले नहीं रहने वाला। कल ये मेरे पैर चाट रही थी, आज हाथ चाट रही है और इस दिन मेरा सीना, इसकी नीयत ख़राब है मुझ पर। मेरा मतलब है ये तुमसे ज़्यादा शायद मुझे पसंद करती है। इसने फ़ौरन बात दुरुस्त की क्योंकि जिस तरह बिल्ली को पीछे करने पर हुरे ने इसे घूरा था, कबीर समझ गया था कि ये हरकत इसे हुरे की नज़र में गुनहगार कर गई है। हाँ, तो बच्चे अपने पापा के करीब होते हैं। वो आपसे डरा छोड़ रही है, प्यार तो करेगी ना आपसे। हुरे ने कहा था, पापा अस्तगफिरुल्लाह, ये मुझ में किसी बिल्ली को देखती होगी। ऑफ कोर्स वो अपने बाप की जगह किसी इंसान को हरगिज़ नहीं देखती होगी। कबीर छेछड़ी लेकर रह गया था। लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है कि मुझे मैं अपने अब्बे को नहीं अपने शौहर को देखती है। मुझे खुद ही अपनी ही इज़्ज़त की हिफाज़त करनी होगी। वह बड़बड़ाते हुए हुरे को देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने दिलम को डरा दिया था। अभी अभी इसकी आंख खुली थी। अब्र के जाने के बाद शायद बाहर के दरवाजे की आवाज़ ना आती तो वो ना जागती। इसने उठकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर कदम बढ़ाते हुए इसने अंदाज़ा लगाया था कि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन गेट के ऊपर रस्सी से कुछ शापर लटक रहे थे। इसने वो शापर उतारे। एक में होटल के आलू के पराठे थे और दूसरे में गर्मा गर्म बर्गर।
भाभी तुम घर पर हो ना? या अबरक भाई मुझे ऐसे ही पैसे बकरा कर चले गए? बाहर से तलहा की आवाज़ आई थी। हाँ तलहा, मैं अंदर ही हूँ, शुक्रिया और सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतनी जहमत करनी पड़ी। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरा मुआवजा लिया है, इंतज़ार के अलग पैसे मिले हैं, आपको तंग ना करने के लिए अलग। चलो बाय बाय। बर्गर खाओ, बहुत मज़े का है, मैं अभी खा कर आया हूँ। तलहा कहकर भाग गया था, जबकि वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई थी। सुबह वो अपने हाथों से चाय के साथ इसे रस्क केक खिलाकर गया था, फिर भी पराठे हाजिर थे। कल तो इसने ऐसे ही कह दिया था कि मुझे बर्गर खिलाने अपने साथ लेकर चले। इस इंसान को हर चीज़ कैसे याद रहती थी। मुस्कुराते हुए इसने घर पर नजर डाली। वो सुबह सारे काम करके गया था, पूरा घर शीशे की तरह साफ था, बस कूड़ा बास्केट में नहीं डाला था, जिसकी वजह से कुछ सूखे पत्ते सहन में बिखरे हुए थे। अब रखने से जरूरत से ज्यादा ही बीमार समझ लिया था। इसकी मोहब्बत और फिक्रमंदी पर मुस्कुराते हुए वो किचन में आई थी। भूख तो नहीं थी, पर चाय का दिल कर रहा था। चाय बनाते हुए इसका ध्यान फोन की तरफ गया, जो अबरक साइलेंट पर लगा कर गया था ताकि दिलम की नींद खराब ना हो। स्क्रीन पर इसकी 13 मिस कॉल थी। इसने फौरन कॉल बैक की थी। उठ गई मेरी चिड़िया, तबीयत कैसी है, कुछ खाया? जैसे ही इसने फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हो गई थी। जी जी उठ गई हूँ, तबीयत भी ठीक है और खा भी रही हूँ, आपका भेजा हुआ बर्गर चाय के साथ तलहा भी देकर गया है, बहुत मजे का है। वो बेड पर बैठकर टीवी ऑन कर चुकी थी। चाय के साथ बर्गर, ये कौन सा जोड़ बना लिया है तुमने? खैर एंजॉय करो, मैं एक आधा घंटे में वापस आता हूँ। कितना जल्दी आ जाएंगे आप? वो चैनल चेंज करते हुए कहने लगी थी, क्योंकि मेरा जल्दी आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मायूसी से बोला था, मुझे कितना अच्छा लगेगा अगर मैंने आपको बता दिया ना, तो आपके जज्बात जाग जाएंगे, और मैं अभी बीमार बच्ची हूँ, मैं आपकी शिद्दतें बिल्कुल नहीं सहने वाली। वो शरारत से बोली थी। और मेरी चिड़िया का और कितने दिन मजीद बीमार रहने का इरादा है? मैंने इंटरनेट से चेक किया था, कोई भी गंदी बात नहीं करनी। अबरक ने इंटरनेट थोड़ी ना बताएगा आपको, मैं अभी बीमार हूँ। वह मज़े से बर्गर का बाइट ले रही थी, जब निगाहें टीवी पर पड़ी वो वहीं रुक गई थी। अबरक अबरक टीवी पर दिलरेज पाई। इसने तेजी से टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ अबरक खामोश हो गया था। न्यूज़ चल रही थी। दिलरेज कर देसी की यूथ वोटिंग में बड़ी कामयाबी, सियासत का जाना माना नाम, हजारों उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला ये सितारा बहुत जल्द सियासत की दीवारों पर चमकने को तैयार है। खबर मेरे दिलरेज भाई जिंदा है, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। न्यूज़ जारी थी, पिछले 2 दिन से दिलरेज करदेसी कहीं गायब है, अचानक सियासत से ब्रेक ले लिया है। सर्विसेज के मुताबिक वो इस वक्त सोर्सेज के मुताबिक वो इस वक्त सवात में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज़कास्टर बता रही थी। अबरक दिलरेज भाई सवात में है, वो ठीक है। वो खुशी से चहक रही थी, जब अचानक दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। अरे ये फ़ोन कैसे बंद हो गया? वो दोबारा कॉल करने लगी, पर नंबर बिजी आ रहा था। इसने सोचा शायद वो दोबारा कॉल करेगा, इसलिए फ़ोन एक तरफ रख दिया। लेकिन इसका भाई जिंदा था, ये इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। सारी रात इसे एक लम्हे को नींद नहीं आई थी। हरहान पूरे बेड पर मजे से फैलकर सोया हुआ था, और वह कभी सोफे पर तो कभी बेड पर घूमता रहा था। जिस तरह वो सोने का आदी था, इसे यकीन था कि इसका भाई तो इसके नीचे दबकर ही सारी रात सोता होगा। क्या मुमकिन था कि दिलकर को इसके साथ सोने की आदत हो? लेकिन दिलरेज अपनी हड्डियों पर इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे अपनी कमर में दर्द हो रहा था, और टांगों पर भी, जहाँ सारी रात अरहान इसे टांगे मारता आया था। इसकी बीवी का तो खुदा ही हाफिज था। सुबह होते ही वो कमरे से बाहर निकला था, जहां जुल्करनैन मजे की नींद लेकर बाहर आया तो दिलरेज का बस नहीं चला था कि वो उसे गंजा कर दे, जिसने एक अजनबी आदमी को इसके कमरे में भेज दिया था। सर कल रात सर कल रात से वो आपका गार्ड कहीं गायब है, कमरे में नहीं रुका, कहीं चला गया था। इसने अनजान बंद से पूछा था। वो मेरे कमरे में था, और तुम ये बात जानते हो, तो ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से घूरता आगे बढ़ ही रहा था, जब अचानक इसे एक जोरदार धक्का लगा था, और धक्के के साथ इस पर चलने वाली गोली पीछे शीशे की बड़ी दीवार पर लगी थी। अरहान ने इसे पूरी तरह हाथ से अपने पीछे करते हुए अपना पिस्तौल निकाल ली थी, जबकि जिस अंदाज में इसने इसे अंदर की तरफ धक्का दिया था, दिलरेज खुद ही पीछे हट गया था। हेलो सर, दिलरेज साहब पर जानलेवा हमला हुआ है, सिक्योरिटी भेजिए यहाँ अभी के अभी। अरहान फोन कान से लगाए इसका बासु पकड़े इसे वापस कमरे में ले जाने लगा था, जबकि दिलरेज के लिए ये सिचुएशन काफी गैर मुतवक्को थी। यहाँ इस तरह कोई अचानक इसका दुश्मन निकल आएगा, इसे हरगिज़ उम्मीद ना थी। इसलिए वो खुद भी खामोशी से अरहान के साथ अंदर आ गया था। ये इसके एक माह में इस पर तीसरा हमला था, जो इसके लिए काफी खतरनाक था। ओहो आदू, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी ना। जब भी आंटी का फोन आएगा, हम कह देंगे कि मामा कहीं बाहर गई हुई हैं, कहीं मसरूफ हैं, सो रही हैं या कुछ भी, तो ज्यादा दिल पर सवार मत करो। अब मूड ठीक करो और सीधी खड़ी हो, मैं तेरी इस पोज में पिक्चर बनाती हूँ। रोशानी इसे अपने साथ घुमा रही थी, जबकि वो परेशानी से बस एक ही सोच पाले हुए थी कि अगर इसके घर में किसी को पता चल गया कि जिसके सहारे वो यहाँ आई है, वो यहाँ है ही नहीं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबा इस पहाड़ पर चलते हैं। पीछे से शान की आवाज़ आई तो 2 कदम के फासले पर इसने ताइश को अपने साथ ही खड़े पाया था। अरे नहीं नहीं, वो पहाड़ी बहुत ऊंची है और बहुत दूर भी है, हम शाम तक वापस नहीं आ सकेंगे, और पिठान कितनी ज़्यादा है, हम फंस सकते हैं वहाँ। ताइश ने समझाया था। नहीं फंसते पापा, चले ना, वो नज़ारा कितना हसीन है, और मुझे तो लगता है कि वो भी टूरिस्ट के लिए ही जगह बनाई गई है। यकीनन वहाँ रहने का इंतजाम भी होगा। प्लीज़ देखते हैं ना चलकर, मेरे पास पास सिर्फ पास पास से होकर आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ऊपर क्या सिस्टम है, अगर वहाँ रुकने की कोई जगह हुई तो रुके रहेंगे। देखें तो सही कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इस तरफ, मुझे लग रहा है वहाँ भी कोई होटल हो वगैरह होगा। शान एक पहाड़ पर खड़े दूसरे पहाड़ को देखकर पर जोश था। तुम तीनों एग्री करते हो इस बात से कि हमें वहाँ जाना चाहिए? ताइशा ने सॉरी ताइश ने आविया को खामोश देखकर
पूछा था। वो इसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। पहले ही इसे यहाँ लाकर लेकर आना एक बड़ी गलती साबित हो रही थी। वो बेचारी बहुत परेशान थी। इसने अपने वालिदैन को नहीं बताया था कि वो यहाँ ज़रनीश के साथ नहीं है। ताई समझ सकता था कि इसके वालिदैन इसे आज़ादी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते थे। वो मिडिल क्लास के लोग थे। इनके लिए इनकी इज़्ज़त से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। वो अपनी बेटी की हम-उम्र लड़की पर इतना यकीन तो नहीं कर सकते थे कि अपनी बेटी को इसके साथ इतना दूर भेज दें। हाँ, हाँ, हम तीनों एग्री करते हैं। चलोगी आविया? रोशानी ने एक्साइटेड होकर पूछा तो आविया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया था। चलो फिर देर नहीं करते, जल्दी से गाड़ी में बैठो। अभी निकलेंगे तो शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो इसकी तरफ से हाँ सुनते ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो तीनों चहकते हुए इसके पीछे आए थे। तुम ठीक हो ना? गोली तुम्हें तो नहीं लगी ना? अंदर दाखिल होते ही अरहान ने फिक्रमंदी से पूछा था। जुल्करनैन ने हैरत से इसे देखा था। वो आप जनाब का तकल्लुफ़ नहीं करता था। अजीब गार्ड था। हाँ ठीक हूँ मैं, गोली मुझे नहीं लगी। तुम ठीक हो? बस की तरफ देखते हुए पूछने लगा तो अरहान ने हाँ में सर हिलाते हुए अपने फ़ोन पर आतिकाल की तरफ रुख किया था। सर इस वक्त नाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ जानलेवा हमला हुआ है। पिछले 1 महीने में 3 हमले हो चुके हैं, तो रिस्क लेने की कोई तुक नहीं बनती। आप जितना जल्दी हो सके गार्ड्स का इंतजाम करें। वह कमरे की एक तरफ खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, जबकि दिलेस ये सोच रहा था कि इसके दुश्मन यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये बात अभी अपने दोस्त की कोशो गुजर करने की जरूरत नहीं है। मुझे गोली नहीं लगी, ठीक हूँ मैं। वो कॉल खत्म करके इसकी तरफ पलटा तो दिलेस ने समझाने वाले अंदाज में कहा था, तुम ये चाहते हो कि मैं दुलकुर को ना बताऊं कि तुम पर जाने वाला हमला हुआ है? इसका अंदाज सवालिया था। चाहता तो मैं यही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ जाए तो है नाश्ता मिलेगा मुझे या सारा दिन इस कमरे में ही गुजारना है? मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे यहाँ आने की वजह एक लड़की है जो फ्यूचर में तुम लोगों की भाभी बनेगी। अगर मैं यहाँ कमरे में रहूँगा तो इसे हाय हेलो कैसे करूँगा? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। सियासतदान आशिकी मशूकी करते अच्छे नहीं लगते, और नाश्ता तुम्हें कमरे में ही मिल जाएगा। वो जैसे ही बात ही खत्म करके कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि दिलरेज ने उम्मीद भरी निगाहों से जुल्करनैन को देखा था, जो उसके देखने पर कमरे में बिना वजह ही नजरें घुमाने लगा था। दादू दादू इस होटल में गोलियां चली हैं। यहाँ कोई सियासतदान छुप कर रह रहा है। इस पर किसी ने हम जानलेवा हमला किया है। दादू अगर मैं इसका इंटरव्यू लेने में कामयाब हो जाऊँ तो जरा सोचे मेरे चैनल पर कितने व्यूज आएंगे। इस पर जानलेवा हमला हुआ है, मतलब साफ है कि वो ईमानदार किस्म का सियासतदान है, वरना बेईमान लोग तो मरते ही नहीं है, ना इन पर गोलियां चलती हैं। दादू अगर तो मुझे इस सियासतदान का इंटरव्यू मिल गया ना तो फिर तो मैं बहुत बड़ी सहाफ़ी बन जाऊंगी। दुनिया याद करेगी मुझे कैसे कि यूट्यूब चैनल की मदद से मैंने अपना फ्यूचर बनाया है। मैं इस सियासतदान का इंटरव्यू लूंगी और फिर अपने चैनल पर इसको रिलीज करूंगी, लेकिन इस सियासतदान के कमरे में कोई जाने ही नहीं दे रहा। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा था कि क्या मैं सियासतदान से हेलो हाय कर सकती हूँ। इसने मुझे ऐसे अंदाज में देखा जैसे कच्चा चपा जाएगा। आप चले ना जरा मेरे साथ, जाकर इसको बताएं हम कोई आम लोग नहीं हैं। जनरल कर्नल की फैमिली से तल्लक रखा है हमारा। हो सकता है रोब में आ जाए। वो कमरे में दाखिल होते ही दादू के दाएं बाएं होने लगी थी, जबकि दादू इसकी बातें नजरअंदाज करते अपने अखबार में घुसे हुए थे। तो आपने फैसला कर लिया है कि आप मुझे यूं ही इग्नोर करेंगे? इसने गुस्से से पूछा था, जबकि दादू की तरफ से अभी कोई जवाब ना आया था। फाइन मिस्टर दादू, मैं खुद अपनी मदद आप कर लूंगी। मैं खुद इस सरदान का इंटरव्यू लेने जाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आज आप मेरे साथ नहीं आज आप मेरा साथ नहीं दे रहे। कल जब मैं बड़ी सहाफ़ी बन जाऊंगी फिर भी सीना ठोकर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी पोती है मेरी। वो इन्हें अच्छा खासा इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद आखिर हिम्मत हार कर कमरे से निकल गई थी, जबकि वो नफी में गर्दन हिलाते दोबारा अपने अखबार की तरफ मुतवज्जो हुए थे। इनकी पोती के ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होने थे। कम से कम सुबह की सुर्खियां तो एंजॉय कर ही सकते थे वो। माजी, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? महरुनिसा एग्जाम देकर बाहर निकली तो मरियम सामने ही खड़ी थी। इसने आहिस्ता से सर हिलाया था, जबकि वो दोनों ही एग्जाम हॉल से निकलती हुई सामने सीढ़ियों पर आकर बैठी थी। 2 महीने में करवट बदली। कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? महरुनिसा एग्जाम देकर बाहर निकली तो मरियम सामने ही खड़ी थी। इसने आहिस्ता से सर हिलाया था, जबकि वो दोनों ही एग्जाम हॉल से निकलती हुई सामने सीढ़ियों पर आकर बैठ गई थी। 2 महीने में जिंदगी ने करवट बदली थी। निकाह के बाद मरियम की रुखसती भी हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी बहुत कम आना जाना होता था। 2 महीने पहले माहिर के बड़े भाई अबीर को गोली लगी थी। एक गोली पेट पर लगी थी, जबकि दूसरी गोली थाइस पर। पिछले 2 महीनों से वो चलने फिरने से महरूम हो चुका था। बड़ी जवानी में बहुत बड़ा नुकसान सह चुका था। डॉक्टर के मुताबिक अब टांग कभी सीधी नहीं हो सकती थी, और ना ही वो कभी अपने कदमों पर चल सकता था। पिछले 2 महीनों से इनकी हवेली का माहौल बहुत ख़राब था। ऐसे में मरियम ने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था। अब भी अगर एग्ज़ाम ना होते तो वो ना आती। मरियम और माहिर की शादी भी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। रूखी सूखी सी शादी थी। महरुनिसा ने शादी अटेंड की थी, लेकिन जो ख्वाहिशात वो अपनी सहेली की शादी के लिए अपने दिल में रखती थी वो पूरी नहीं कर पाई थी। सब कुछ बहुत सादगी से हुआ था। सिर्फ निकाह, रुखसती और वलीमा ही करवाया गया था। जबकि रुहाब और अबीर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम अजन कबीर रखा गया था। महरुनिसा को अफसोस था कि एक शख्स की वजह से कैसे इसके हंसते खेलते घर को नजर लग गई थी, और वह शख्स कैसे यूनिवर्सिटी में दंदाता फिरता था।
वो मरियम के साथ बाहर आकर बैठे थे, उसे सामने से ही जबरान गर्देसी आता नजर आया था। तुमसे बात करनी है मैंने। इसके करीब रुकते हुए अचानक से बोला। तो मैंने उसे सर उठाकर एक नज़र से देखा था। माँ सर, जिन लोगों के साथ मेरा कोई तल्लक ना हो, इनसे मैं बात नहीं करती। आप यहाँ से जा सकते हैं। वो गुस्से से बोली थी, जबकि मरियम ने तो उसे देखते ही चेहरा फेर लिया था। देखो महरनिसा, मेरी बात बहुत ज़रूरी है, समझने की कोशिश करो प्लीज़, 1 मिनट के लिए। इसने इशारे से इसे बुलाने की कोशिश की तो मरियम समझ चुकी थी कि वो चाहता है कि मरियम के बिना ही वो बात करे। मरियम ने उठने की कोशिश की तो महरनिसा ने इसका हाथ थाम लिया था। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये जनाब जाएंगे। अगर मुझे इनसे बात ही नहीं करनी तो फिर क्या तुक बनती है कि इनके यहाँ खड़े होने की। जनाब मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेहरुनिसा चेहरा फेर कर बोली थी। मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजा है, मुझे जवाब हाँ में चाहिए। मेहरुनिसा याद रखना, मोहब्बत की है तुमसे, तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। मैंने अपने वालिदैन को बहुत मुश्किल से मनाया है इस रिश्ते के लिए। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाबा को दुश्मनों के आगे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारी तरफ से भी हाँ का इंतज़र रहूँगा। वो अपनी बात करता आगे बढ़ चुका था जब अचानक ही पहली सीढ़ी पर किसी ने जोर से नीचे की तरफ धक्का दिया था। वो खुद को संभाल ना पाते हुए नीचे गिरा था। जब अगले ही लम्हे 3-4 लड़के बुरी तरह से इसे मारने पीटने लगे थे। अचानक से नमोदार होते माहिर को देखकर मरियम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने तुझे मना किया था मेरी बीवी से दूर रहना, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। वो इसे गुस्से से धक्का देते हुए पीछे गिरा चुका था। फर्क इस बात से नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, फर्क इस बात से था कि वो धक्का देता पीछे गिरा चुका था। फर्क इस बात से नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, फर्क इस बात से पड़ा था कि मरियम के आसपास खड़ा है और अपने घर की किसी औरत के पास वैसे भी वो किसी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर मरियम तो इसकी बीवी थी। और फिर सबसे अहम बात यह थी कि खड़ा रहने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि इसके सबसे बड़ा दुश्मन था। ये आदमी इसे यूं ही कहीं नज़र खड़ा वो आदमी इसे यहीं कहीं नज़र खड़ा आए तो वो इसे गोली मारने से भी परहेज़ ना करे। आज जिसका भाई बिस्तर पर पड़ा था सिर्फ इस इंसान की वजह से, वो इससे कितनी नफरत करता था कि इसका वजूद तक बर्दाश्त नहीं होता था। इस वक्त भी इसके आदमियों ने जबरान गर्देसी को बुरी तरह से पीट डाला था। सिर्फ जान से मारने की कसर रह गई थी, बाकी कोई कसर छोड़ी ना गई थी। इसके इशारे पर इसके लोग पीछे हो चुके थे, जबकि जबरान गर्देसी के बेहोश वजूद को अस्पताल पहुँचाने का हुक्म भी इसी ने ही सुनाया था। इसे अस्पताल पहुंचा दो, उसके बाप को खबर कर दो कि अपने खानदान के इकलौते मर्द को बचा कर रखे। ये ना हो कि नस्ल चलाने के लिए कोई जिंदा ही ना बचे। मगर नहीं, तुम्हारे बाप के तो 2 बेटे हैं ना, एक वो पागल, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? हाँ याद आया, इरसलान गर्देसी। दिमाग खाली है ना इसका? वो सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे भी आ वो सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आ भी गया तो लोग पागल समझकर इग्नोर कर देंगे। मुझे क्या यार, फिर टपकाना तो इसको है। इसके करीब बैठे हुए अजीब सी शरारत मगर नफरत अंगेज लहजे में बोला था। जबरान के बेजान वजूद में जरा सी हरकत हुई थी। इससे पहले कि इसका हाथ इसकी गर्दन तक आता, वो तेजी से इसके करीब से उठकर पीछे हट गया था। ना जबरान गर्देसी, ना तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम माहिशा के किरबान तक आ सको। तुम सिर्फ पीठ पीछे हमले कर सकते हो। मेरे भाई पर अचानक हमला करके तुमने इसकी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश को मार डाला। मैं तुम पर सांसें हराम कर दूंगा, याद रखना। वो गुस्से से कहता पीछे पलटा जहाँ मरियम बुरी तरह से कांप रही थी। इस लड़की को कांपने के अलावा और कोई काम नहीं था। माही ने शादी के इन 2 महीनों में इस बात को समझा था और इसी बात पर वो चिढ़ता भी था। ज़रा सी बात पर मरियम का ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन लेना। डॉक्टर के मुताबिक इसका दिल इंतहाई कमज़ोर था। किसी तरह के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जबकि माहिर अपने साथ दुश्मनियों की एक लंबी फ़राहस्त लेकर चलता था, जो कभी भी कहीं पर भी इस पर हमला करके इसे मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन ये बात मरियम समझने को तैयार ही नहीं थी। इसे तो एक आम सी ज़िंदगी चाहिए थी, एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक हँसता खेलता घर। लेकिन यहाँ इसे प्यार करने वाला शौहर तो मिल रहा था, लेकिन इस डर के साथ कि क्या पता रात अंधेरा ढलने से पहले वो ठीक से ही सलामत घर वापस आएगा भी या नहीं। जब से अभी को गोलियां लगी थी, माहिर की ज़िंदगी की पूरी टेंशन रूटीन ही बदल चुकी थी, जिसके साथ साथ मरियम का डर बढ़ता चला जा रहा था। इस वक्त भी वो इस लड़ाई झगड़े को देखकर बुरी तरह से खौफ में मुब्तला थी। जब उसके करीब आकर इसे इसी तरह से अपनी चादर में छुपाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इसे जाते हुए देखकर एक नज़र जबरान गर्देजी पर डाली थी। ना कोई नरम जज्बा, ना कोई तर्स। वो शख्स इसी के काबिल था। दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता था, और ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसने जब जबरान गर्देसी को देखा था तो एक खुद का इंसान ही देखने को मिला था, और ये शख्स इसकी पसंद कभी नहीं हो सकता था, ना ही ऐसे शख्स को अपना जीवन साथी चुनना चाहती थी। हाँ, वो कभी भी जबरान गर्देसी जैसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, जिसके लिए इसकी अना ही सब कुछ थी। वो एक बड़ा खुद पसंद इंसान था, और ऐसे इंसान के साथ कम से कम मेहरुनिसा जैसी लड़की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान चाहिए था, जो कम से कम खुद पसंद ना हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी हो। जबरान गर्देसी इसकी ना तो सोच पर पूरा उतरता था और ना ही इसकी पसंद पर। वो इसके लिए अपने खानदान से तो क्या दुनिया से भी लड़ जाए तो भी मेहरुनिसा की तरफ से इनकार ही था। जो शख्स एक लम्हे में इसे बद किरदार कहकर किसी दूसरे के साथ जोड़ गया था, वो इस इंसान पर कैसे भरोसा करके सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकती थी। इसके करीब से गुजरते हुए अपनी गाड़ी में सवार होते इसने एक आखिरी नज़र जबरान गर्देसी पर डाली थी। इसने अपना दिल को टटोलना चाहा था, कहीं कोई जज्बात ना थे। वो खामोशी से अपनी गाड़ी में सवार हुई थी, जहाँ फ्रंट सीट पर इसके यंग से बाबा बैठे हुए थे, और साथ ही गोद में 3 साल ताइश। देखिए जी आपी जान, आज आपको लेने के लिए कौन आया है।
आपका जवान भाई आया है, ड्राइविंग भी खुद ही करेगा, क्या ख्याल है? चलेंगी आप अपने यंग और हैंडसम से भाई के साथ? बाबा इसे देखते हुए बोलते हुए खिलाई थी। क्यों नहीं? मेरा इतना ज़्यादा जबरू गब्बर शेर भाई आकर मुझे लेने के लिए आएगा तो क्यों नहीं, इसके साथ आऊँगी। वो इसकी गोद से ताइश को उठाकर अपनी गोद में ले चुकी थी। अल्लाह भी कभी भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। जहाँ इसके वालिदैन ताबश और महर रुनिसा के साथ अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसा नहीं था कि अभी और बच्चे नहीं चाहिए थे। इसकी अम्मी 2 बच्चों के बाद मज़ीद कन्विंस ही नहीं कर सकी थी। रुनिसा 13 साल की थी जब इन्हें दोबारा से खुशखबरी मिली थी। वो बहुत खुश थी कि यह खबर सुनकर, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्चा दुनिया में कभी आँख खोल ही ना सका। फिर एक दिन अचानक ही मेलनिसा की 19वीं सालगिरह पर एक और सरप्राइज़ मिल गया था। अम्मी ने तो बहुत कोशिश की थी कि अब वो मज़ीद बच्चा नहीं चाहती और इनकी बाकी 2 बच्चे जवान हो चुके हैं, लेकिन तब तक ताबिश और महरुनिसा दोनों ही समझदार हो चुके थे। इन दोनों को ही ये मंजूर ना था कि इनके छोटे बहन भाई को दुनिया में आँख खोलने से पहले ही ख़त्म हो जाएँ। इन लोगों ने ताइश की हर तरह की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया था। अपनी माँ को तीसरे बच्चे के लिए इन दोनों ने मिलकर फोर्स किया था और फिर जाकर ताइश सुल्तान ने इस दुनिया में आंख खोली थी, जब माशाल्लाह से 3 साल का हो चुका था और इसका बस एक ही काम था, ताबिश के कंधे की चादर पकड़कर इसके पीछे चलना, तो कभी महलनिसा का दुपट्टा पकड़कर इसके पीछे चलना। वो जैसे इन्हीं का बच्चा था। माँ बाप को हरगिज़ मेहनत न करनी पड़ी थी इसे पालने के लिए। जहाँ इनका दिल चाहता इसे उठाकर अपने साथ ले जाते और ताइश भी इन्हीं के साथ खुश रहता था। जिस तरह वो इस वक्त वो महरुनिसा की गोद में बहुत खुश था। बाबा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब ताइश ने हरगिज़ इनके साथ नहीं आना था। हाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अंदर कोई सियासी शख्सियत है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। क्या आप मुझे इनका नाम बता सकते हैं? फरहान जैसे ही कमरे से बाहर निकला था, इसने अपने सामने तकरीबन कोई 20-21 साल की लड़की खड़ी देखी थी। देखने से वो स्टूडेंट लग रही थी, जबकि इसका चेहरा काफ़ी जाना बेजाना लग रहा था। शायद इस लड़की को कहीं पर देखा था, हाँ याद नहीं आ रहा था। जी, अंदर सियासी शख्सियत है, लेकिन इन पर जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल इनकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लीक होना इनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो माजरत। फरहान कहते हुए आगे बढ़ा था जब कमरे से जुल्करनैन निकला। सामने खड़ी लड़की को देखकर इसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो एक ही नज़र में इस लड़की को पहचान चुका था। अब सच तो यह था कि वो इसकी इतनी वीडियोस देख चुका था कि इसके नक्श भूलना आसान नहीं था, लेकिन वो यहाँ अचानक इसके सामने आ खड़ी होगी, ये काफ़ी हैरानकुन था। कि अलग बात थी कि वो ये भी जानता था कि वो इसी होटल में रिहाइश पजीर है और कभी भी कहीं भी सामने आकर टकरा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मैं वहाँ पर सियासत के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ। असल में मेरा मकसद सहाफ़त करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो ऐसे में बगैर डिग्री के ही अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जर्नलिज्म सीखने की कोशिश कर रही हूँ। यूँ समझ लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और बहुत जल्द जर्नलिज्म में अपनी पहचान बना लूँगी, लेकिन इससे पहले मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे एक इंटरव्यू चाहिए, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ जो सियासी शख्सियत इन पर जो मैं जानती हूँ जो सियासी शख्सियत है इन पर जानलेवा हमला हुआ है और इनकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लीक होने से आप लोगों को मसला होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करूंगी कि इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। इंटरव्यू भी अभी लॉन्च नहीं होगा, आप लोगों की मर्जी के मुताबिक जब आप लोग कहेंगे तब मैं रिलीज़ करूंगी। प्लीज़ सर, मुझे एक इंटरव्यू लेने की इजाज़त दे दीजिए। देखें सर, किसी आम सियासी शख्सियत पर जानलेवा हमला नहीं होता, तब तक तो हरगिज़ नहीं होता जब तक वो ईमानदार ना हो। हमले सिर्फ सच्चे लोगों पर ही होते हैं, झूठे लोगों को तो कोई नहीं मारता। यकीनन ये अंदर जो सियासी शख्सियत मौजूद है, ये बहुत ही ईमानदार इंसान होंगे, तभी तो लोग इन्हें रास्ते से हटाकर इनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, हर चीज़ का बहुत आला इंतज़ाम किया गया है। मैं इनके लिए हरगिज़ कोई नुकसानदायक इंसान साबित नहीं होने वाली। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ज़्यादा वक्त इनके साथ नहीं गुजारूंगी, बस थोड़ी ही देर में अपना इंटरव्यू कर लूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं 10 से ज़्यादा एक भी सवाल नहीं करूँगी। मेरे सारे सवाल पहले ही आप लोगों की लिस्ट में शामिल होंगे। अगर आप चाहें तो बेशक मेरी लिस्ट अपने सर को दिखा दीजिएगा। प्लीज़ सर, इनकार मत कीजिएगा, आपकी एक हाँ मेरा करियर बना सकती है। वो हाथ जोड़े पूरे डरमाई अंदाज में बोलती चली जा रही थी, जबकि जुल्करनैन हैरत से देख रहा था। क्या चीज़ थी ये लड़की? यहाँ तक आ चुकी थी, खैर वो यहीं पर थी, इसके चक्कर में वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन ये इनके कमरे तक आ चुकी थी। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी। वो जानता था कि लड़की से पहचान नहीं पा रही, लेकिन वो तो इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर वो बस इसी को तो देखता और कोसता रहता था। इसका दिल तो चाह रहा था कि मुंह पर इनकार मार देता, लेकिन इनकार मारने के बाद इसका क्या हाल करता वो जिसको ढूंढने में नगर नगर गली गली मारा मारा फिर रहा था। बहुत इसकी आंखों के सामने इसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रही थी। ये बात अगर दिलरेस को पता चल जाती तो वो खुशी से फूले ना समाता। इसने एक नजर इस लड़की को देखा था, फिर कुछ सोचने लगा। आपके सवाल क्या होंगे? लिस्ट मुझे पकड़ा दीजिए और मैं सर से परमिशन लेकर आपको बताता हूँ कि आपको अंदर आने की इजाज़त है या नहीं। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला तो रनैन फ़ौरन हाँ में सर हिलाती लिस्ट से पकड़ाने लगी थी। वो हर चीज़ को पहले ही तैयार करके यहाँ आई थी। ये इंटरव्यू तो वो हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। बेशक गोली मिस होने की वजह से
बेशक गोली मिस होने के बाद आकर उसके सीने को चीर कर गुजर जाती। यहाँ से वो टलने वाली हरगिज नहीं थी। जी जी, आप आराम से परमिशन लीजिए, ये लिस्ट है, आप आराम से कौन से पढ़ लीजिएगा, मैं चलती हूँ। यही रूम नंबर 113 से यही रूम नंबर 113 से आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगी एनी टाइम। बेशक सर को रात को 2-3 बजे मुझे टाइम लगे तो भी मसला नहीं है, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। बस मुझे बुला लीजिएगा और प्लीज़ मेरी तरफ से थोड़ी सिफारिश भी कर दीजिए ताकि सर इनकार ना कर सकें प्लीज़। मैं यही सवाल करूंगी, मैं चलती हूँ। रूम नंबर 113। इसने जाते हुए एक दफ़ा फिर से याद करवाया था, जबकि जुल्करनैन इसे नजरअंदाज करता अंदर जाने लगा था कि वो अचानक ही पलट कर वापस आ गई थी। आपने पूछा नहीं मेरा नाम क्या है। अगर आपको रूम नंबर याद ना रहे तो कम से कम आप मैनेजर से मेरे बारे में पूछ तो सकते हैं। मेरा नाम रानैन है। हम लोग यहाँ रिटायर्ड कर्नल अहमद के नाम से रिहाइश पजीर हैं। एनी टाइम जस्ट बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसने एक दफा फिर से कहा था। जुल्करनैन से कहा तो इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हामी साथ हिलाते दरवाजा बंद कर दिया था। स्टूपिड, मुंह तो ऐसे बना रहा था जैसे सियासी शख्सियत खुद ही हो। है मुझे क्या, बस अब बुलावा आ जाए तो समझ। रानैन तेरी तो निकल पड़ी। शक्ल से लग तो नहीं रहा कि सिफारिश करेगा, कहीं मेरी बुराइयां ही ना करता रहे। खुद चली जाऊं क्या कमरे में। नहीं नहीं, ये ना हो कि कमरे में चली जाऊं तो मुझे इंटरव्यू देने से इनकार कर दे। तुम जो भी हो मिस्टर रानैन, तुम्हारी ऐसी चलपूसी करेगी ना कि तुम खुद को जमीन से आसमान पर उठता हुआ महसूस करोगे। इंटरव्यू तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो अपने कंधे पर हाथ मारती अपने कमरे में जाने लगी थी। अबरक, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे इग्नोर कर रहे हैं। दिलरेज भाई जिंदा हैं, वो इस वक्त सवात में है छुट्टियों पर। वो इसके पास बैठी काफी खुश लग रही थी जबकि वो टीवी के चैनल चेंज कर रहा था। कौन से चैनल पर देखा था अपने भाई को और क्या खबर थी। वो टीवी ऑफ करते हुए इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। वो न्यूज वाले बता रहे थे कि भाई इस वक्त सवात में है और वहां पर तकरीबन 2 दिन से है इनकी वोटिंग बहुत ज्यादा हाई जा रही है और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इसे देखते हुए बहुत खुशी से बता रही थी। अबरक ने हाँ में सर हिलाया। इसके अलावा और क्या कहा न्यूज कास्टर ने। वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो था। वो तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको तो पता है मुझे सियासत की कुछ खास समझ नहीं है। हम कब जाएंगे भाई से मिलने के लिए। आप राब्ता करें ना भाई से, इन्हें बताए ना कि मैं यहाँ आपके पास हूँ, वो मेरे लिए परेशान होंगे। वो इसे देखते हुए काफी खुश लग रही थी, लहजे में एक्साइटमेंट थी। अपने भाई के जिंदा होने की खबर ने जैसे इसे सारी परेशानियों से निकाल लिया था। अब रखने की नजर से देखा और हाँ में सर हिला दिया था। लाओ नंबर दो मुझे अपने भाई का, मैं करता हूँ उनसे कॉल। वो अपने मोबाइल निकालते हुए इससे कहने लगा तो दिलम परेशान हो गई थी। मेरे पास तो इनका नंबर नहीं है अबरक, मेरे पास तो किसी का भी नंबर नहीं है। दुलकर भाई का भी था, वो भी गुम हो गया ना। बस अब तो मेरा किसी से कोई राब्ता ही नहीं है, मैं कैसे राब्ता करूँ इनसे। वह परेशानी से कहने लगी थी। यही तो मसला है दिलम, अगर बहन होकर तुम्हारे पास इसका नंबर नहीं है तो मेरे साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे पास इसका नंबर कहाँ से आएगा, मैं कैसे मालूमात लूंगा, कैसे इस तक पहुंचूंगा। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा सियासतदान एक आम आदमी से मिलना पसंद करेगा। इतना बड़ा सियासतदान अपनी खिड़की से झांक कर भी ना देखेगा कि इसे मिलने के लिए कौन आया है। मत भूलो इसकी नजर में मैं इसका बहनोई नहीं बल्कि एक काम सा बस ड्राइवर हूँ। तुम्हारा भाई जो इतना बड़ा सियासतदान है वो मुझसे क्यों मिलेगा। और अगर मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी करता हूँ तो कोई मुझे इसके बारे में बात देगा ही क्यों। मैं तुम्हें डायरेक्ट इसके घर लेकर नहीं जा सकता, वहाँ खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। फिर मुझे भरोसा भी नहीं तुम्हारे भाई पर। इसे ये पता चले कि मेरी बीवी हो वो हमें अलग करने की कोशिश करे। देखो दिल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इन बड़े लोगों को, इनके जहन में अजीब तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अब एक सियासतदान अपने आप को एक बस ड्राइवर का साला तो कहलाएगा नहीं। वो तुम्हारी और मेरी तलाक करवा देगा, यकीन करो। मुझे ऐसी जगह गायब कर देगा जहाँ से मैं कभी तुम्हें वापस मिलूंगा ही नहीं। इन सियासतदान के दिमाग सीधे नहीं चलते, इसका अंदाज समझाने वाला था। जबकि दिलम इसकी बातें सुनकर मुस्कुराई थी। ओहो अबरक, क्या हो गया है आपको, मेरी बात तो सुने ना। दिलरेज भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं चलूंगी ना आपके साथ, मैं खुद इनसे बात करूंगी। मैंने बताऊंगी कि किस तरह आपने तब मेरा साथ दिया जब मैं सड़क पर अकेली तनहा थी। कोई नहीं था मुझे सहारा देने वाला, कोई नहीं था मेरा हाथ थामने वाला। वहां आपने मेरी मदद की, मुझे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी। भाई को जब ये पता चलेगा कि आपकी वजह से मेरी जान और इज्जत की हिफाजत हुई है, वो कभी भी आपको मुझसे अलग करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। बल्कि वैसे भी ये सोच इनके जहन में नहीं आएगी। इनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो आपको माशाल्लाह और माशाल्लाह आप खुद अपना कमाते हैं, कोई खैरात का तो है नहीं कि अपनी कमाई पर आपको अफसोस होगा। तो ये सारी बातें ना सोचें। हाँ बस ये सोचें कि हम किस तरह से भाई तक पहुंचेंगे। यार दिलम, तुम तो एक बात के पीछे ही लग गई हो। हम लोग तुम्हारे भाई तक कैसे पहुंचे तुम्हें इस बात की फिक्र है। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि पिछले 1.5-2 महीने से तुम गायब हो। वो तुम तक किस तरह से पहुंचे। कैसा भाई है तुम्हारा जिसने एक दफ़ा नहीं सोचा कि इसकी जवान जहान बहन कहाँ है, कहाँ नहीं, सड़कों पर धक्के खा रही है, या जिंदा है या मर चुकी है। अगर तुम्हारा भाई जिंदा था तो इसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। अब ये मत कहना कि तुम इसको मिली नहीं होगी। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक सियासतदान है, मुल्क का जाना माना नाम है। इस वक्त सबसे हाई वोटिंग है इसकी। इसने क्यों नहीं तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। अगर तुम इसकी ज़िंदगी में अहम होती तो क्या वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना करता। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में जाना चाहती हो। तुम अपनी ज़िंदगी
तुम अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो तुम। इतनी सी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? मैं नहीं जाना चाहता तुम्हें तुम्हारे भाई के पास, मैं नहीं लेकर जाना चाहता तुम्हें तुम्हारे भाई के पास, मैं नहीं वापस तुम्हें वही ज़िंदगी देना चाहता जिसे तुम छोड़ कर आई हो। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर के नहीं छोड़ूँगा और मैं जानता हूँ ये सियासतदानों का दिमाग इस तरह से चलता है, ये इंसान तुम्हें और मुझे अलग कर देगा। अब मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन कम से कम मेरे भाई को पता तो चले कि मैं ज़िंदा हूँ। इसको अगर फ़िक्र नहीं है तुम्हारे ज़िंदा होने की, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इसे बताने की कि तुम ज़िंदा हो? अगर वो तुम्हें अपनी तरफ से दफना चुका है तो ठीक है, तुम मेरी हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ हो दिलम। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ जाने दूंगा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। इसने इसकी बातों को पकड़ कर झंझोड़ दिया था, जबकि दिलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे समझाए कि दिलरेज इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ इसे बताना चाहती थी कि वो महफूज है और यहाँ अपने शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो इसके पास तो नहीं जाना चाहती थी, इसकी ज़िंदगी का मकसद तो अब्रक के साथ ज़िंदगी गुजारना था। वो बस दिलरेज को बताना चाहती थी कि वो जिंदा है, लेकिन अब्रक की सोच अलग थी। इसे लग रहा था कि दिलरेज इन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। यकीनन सियासतदानों के बारे में इसने कुछ अच्छा नहीं सुन रखा था और फिर किसी सियासतदान पर यकीन करना भी आसान नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता से समझा सकती थी ये वक्त सही नहीं था। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वो प्यार से इसके गालों को छूकर इसके करीब से उठ गई थी, जबकि अब्रक किसी गहरी सोच में जाते हुए देख रहा था। इस वक्त इसका दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुका था कि दिलम इससे दूर हो सकती है। ये सोच ही इसकी जान निकाल रही थी। हाँ, ये सच था कि वो किसी सियासतदान पर यकीन नहीं कर सकता था। वो आदमी वो इस आदमी को कभी नहीं पता नहीं चलने दे सकता था कि दिलम इसके पास है। वो एक सियासतदान था, इतना अमीर आदमी था, भला अपनी बहन को एक आम से ड्राइवर के साथ क्यों रहने देता। ये सोचने से खौफजदा कर दिया था। वो इसे कभी नहीं पता चले देने वाला था कि दिलम इसके पास है, बल्कि वो दिलम को सबसे दूर कर देगा। वो सिर्फ इसकी थी, वो दिलम को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो फैसला कर चुका था और अब इसने अपने फैसले पर कायम रहना था। क्या हुआ है दुलकर, अब कुछ बताएंगे मुझे? जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, इसने रानी को तैयार होने के लिए कहा था और कहा था कि वो लोग इसके घर जा रहे हैं। क्यों अचानक वो लोग इसके घर क्यों जा रहे हैं? दानिल को कुछ भी समझ में नहीं आया था, इसलिए परेशानी से इससे पूछने लगे थे। अच्छा तुम ज़्यादा पैनिक मत होना, सब कुछ ठीक है। बहुत दोपहर में नसीर साहब की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, डोंट वरी, पैनिक मत होना। वो बिल्कुल ठीक है, गाड़ी में वो थे ही नहीं, अचानक से किसी ने हमला कर दिया। आजकल वो जिस केस पर काम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी डेंजरस है। नसीर साहब ने तो तुम्हें बताने से भी मना किया था, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा तुमसे छुपाना। मैं जानता हूँ ये बात जानकर जब तक तुम अपने बाबा को देख नहीं लोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ चलो एक दफ़ा इन्हें देख लो, चलकर पर सुकून हो जाओ। वैसे भी एक डेढ़ हफ्ता हो गया है, तुम गई भी नहीं हो। अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी शावर लेकर आता हूँ। वो भी ऐसे इसका गाल था तो बाशो में बंद हो गया था, जबकि बाबा पर जानलेवा हमले का सुनकर वह परेशान हो गई थी। ये सच था कि वो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से घर नहीं जा रही थी। वजह अर्शिया का अजीब अंदाज में बातें करना था और फिर दुलकर पर अजीब तरह की नजर रखना था। वो चाहती ही नहीं थी कि दुलकर अर्शिया की नजरों के सामने भी रहे। वो जितना इस मामले को लाइट ले रही थी, मामला इतना ही बिगड़ता जा रहा था। इसने खुद ही घर जाना कम कर दिया था, लेकिन अब बाबा का सुनकर घर पर रहना इसके लिए मुमकिन नहीं था। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे। बाबा से मिलते ही इसने रोना धोना शुरू कर दिया था, हालांकि वो बिल्कुल ठीक थे। तुलकर इसके जज्बात पहले ही समझता था। वो जानता था कि वो छोटी सी छोटी बात को दिल पर ले लेती है और अब तो मामला इसके बाबा का था। वो खामोशी से एक साइड पर होकर बैठ गया था। तुलकर, मैंने मना भी किया था बेटा, नहीं बताना इसे। अब देख लो इसकी हालत। ये ना मेरी बेटी बहुत जज्बाती है, जरा सी बात को बहुत सर पर सवार कर लेती है। मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा ने बहुत प्यार से इसे समझाया था। हर वक्त काम 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 करते रहते हैं आप। अब लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब आप काम पर नहीं जाएंगे। अभी वादा करें मुझसे, बल्कि वादा क्या करना, मैं जाऊंगी ही नहीं यहाँ से, यहीं पर रहूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको कहीं भी। वो जिद पर आ गई थी, जबकि दुर्गा को भी लग रहा था कि इसने इसे यहाँ लाकर गलती कर दी, क्योंकि वो यहाँ नहीं रुक सकता था। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, अगर तुम्हें यहाँ अपने बाबा के पास रुकोगी तो मेरा बहादुर बच्चा मेरे पास होगा, तो दुनिया का कोई भी दुश्मन वो सामने मैं खुद मुकाबला कर लूंगा। बाबा इसे अपने साथ लगाते हुए इसका माथा चूमने लगे थे। हाँ, मैं यहीं रुकूंगी और आपको काम पर भी नहीं जाने दूंगी, सारा दिन आपके सर पर सवार रहूंगी। वो इनके सीने से लगी बोल रही थी, जबकि दिलकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उठ गया था। तुमने अचानक ही यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, अगर मुझे पहले बता देते तो तुम्हें कोई कपड़े वगैरह तो साथ लेकर आता ना। ये शर्ट मुझे थोड़ी सी तंग हो रही है। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो अपनी शर्ट के अगले बटन खोले हुए था। वो तो होगी ही ना, इतनी बॉडी बनाकर रखी है। आपको पता है बस जो आपने शर्ट उतारी थी ना, बाइसेप से फट गई है बेचारी। और आपकी सारी यूनिफॉर्म में से सिर्फ हाई हाफ स्लीव्स वाली यूनिफॉर्म ठीक है। समझ नहीं आता इतनी बॉडी बनाकर करना ही क्या है, देखना तो मैंने ही है, ये बॉडी किसी लड़की को दिखानी तो है नहीं आपने। वो चाल से बोलते दुलकर मुस्कुराया था। तुमने देख लिया न, जाने मन अब किसी और को दिखाने की ख्वाहिश भी नहीं है। निकाहों ने तुम्हें देख लिया, तुम्हें याद कर लिया, बस इतना ही काफी है। वो अचानक इसके पास आते हुए बेबाकी से इसके लब्बों को चूमता पीछे हटा था। चल के खुले दरवाजे में उसकी हरकत दानिल को बौखला कर रख गई थी। आप भी ना दुल्का कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब उतारें ये शर्ट, मैं बाबा की कोई शर्ट लेकर आती हूँ, ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा ना आपको। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि अपनी शर्ट की हालत देखते हुए इसने भी शर्ट उतार ही दी थी।
थोड़ी ही देर में वो उसके लिए दूसरी शर्ट लेकर आई तो वो सुकून से अपना मोबाइल लेकर छत की तरफ चला गया था, जबकि तानीर बाबा के रूम में चली गई थी। अर्शिया कमरे में दाखिल हुई तो सामने बेड पर दुल्हन की शर्ट पड़ी हुई थी, जो थोड़ी देर पहले इसने पहनी थी। वो पास आते हुए इसने आहिस्ता से शर्ट पकड़ी थी। इसके अंदर से आने वाली स्मेल ने अर्शिया को जैसे अपने हिसार में ले जगड़ा था। वो अपनी नाक को इसकी शर्ट के करीब करते हुए गहरी सांस लेती इसकी खुशबू को महसूस करने लगी थी, जब अचानक ही किसी ने इसका बाजू अपने हाथ में जकड़ कर इसे सीधा किया था। फिर पूरी शिद्दत से एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के कपड़ों को हाथ लगाने की? क्या लगता है तुम्हें अर्शिया? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए। पहले जो तुमने किया मैं इसकी वजह से अपने शोहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। अब भी तुम्हारी ये उल्टी सीधी हरकतें बंद नहीं हो रही। थोड़ी शर्म और हया बाकी है या सब कुछ खत्म कर चुकी हो तुम अर्शिया? जरा सोचो, अगर पापा को तुम्हारी इन करतूतों के बारे में पता चला तो क्या होगा? तुमने मेरे शोहर पर गंदी नजर रखी, मैंने इग्नोर कर दिया। इन्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, मैंने इग्नोर कर दिया। अपनी बरहाना तस्वीरें दुल्हन को भेजी, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब तुम हद से बढ़ रही हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन सी बहन अपनी सी सकी बहन के साथ ऐसा करती है? वो गुस्से से पागल हो रही थी। इस लड़की ने सचमुच में इसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। आखिर ये लड़की चाहती क्या थी? बहन? तुम मेरी बहन हो? नहीं दानिर नसीर, तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम गंदी नाली का कीड़ा हो, एक तवाइफ की बेटे हो। तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप की कोई पहचान ही नहीं है। तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं नसीर मलक की बेटी हूँ। तुम न जाने किसका गंध हो। मेरे बाप ने तुम्हें सहारा दिया, मेरे बाप ने तुम्हें गंध से उठाकर लेकर यहाँ पर आया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें अपना नाम दिया। और तुमने क्या किया? जिस इंसान को मैंने चाहा, मैंने जिससे मोहब्बत की, इसी के साथ तुमने रिश्ता जोड़ लिया, इसी के साथ तुमने तल्लक बना लिया। दुलकर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं मोहब्बत करती हूँ इसे, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम्हारी पहचान क्या है? गन नाजायज नहीं हो तुम मेरे बाप की बेटी। अरे तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। जिस पहचान पर इतराती हो ना कि तुम दुल्हन की बीवी हो, एक लम्हे में तुम्हारी हकीकत जानकर वो तुम्हें तलाक दे देगा। इसके हाथ का थप्पड़ खाकर अर्शिया रुकी नहीं थी, बल्कि वो बोलती ही चली जा रही थी और सामने वाले की दुनिया हिलाकर रख दी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। वो उसकी आंखों में आंखें डालती पूरे यकीन से बोली थी। और क्या ज़रूरत है मुझे तुमसे झूठ बोलने की? बल्कि क्या ज़रूरत है मुझे तुम जैसे नाजायज़ गन के मुंह लगने की? मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर अम्मी से पूछ लो या जाकर बाबा से पूछ लो, वो तुम्हें बेहतर बता सकते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। तुम दोनों जुड़वा नहीं हो, हम दोनों जुड़वा नहीं हैं। तुम किसी और की कोख से पैदा हुई हो और मैं अपनी माँ की कोख से। बाबा का ना जाने तुम्हारी माँ के साथ क्या तल्लक था कि तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे बाबा के हवाले करके खुद मर गई। और बाबा तो तुम्हें अपने साथ हमारे घर लेकर आए। दुनिया वालों को बताया कि हम दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, यानी कि इनके घर में दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। दुनिया के सामने तुम्हें एक जायज नाम दिया, पहचान दी, तुम्हें गंदगी से उठाकर अपने सर पर बिठाया और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी दूसरी दफा। मेरी अम्मी ने जब मुझे ये बात बताई थी ना, तब ये भी कहा था कि ये बात कभी तुम्हें पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब तुम औकात से बाहर जा रही हो। मेरी तुम्हारे शोर पर गंदी नजर है या नहीं, लेकिन तुम्हारी गंदी माँ की गंदी नजर जरूर थी मेरे बाप पर। सुनने में आया है कि कोठी की औरत थी जिस्म बेचने वाली, वो जैसे इसके कानों में जहर फूंक रही थी। वो दानिर को लगा जैसे वो होशो हवास खो देगी। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसे क्या है, इसके साथ हो क्या रहा है। इसे अर्शिया की किसी एक बात पर भी यकीन नहीं था। इसने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर सामने अपनी ही बहन को देखा था। फिर अचानक ही ख्याल आया कि ये बात खुद तक रखने वाली नहीं है। पहले तो इसने अर्शिया की गंदी हरकतों पर पर्दा डाला था, अपने बाप की खातिर वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब नहीं। अब अर्शिया की झूठ की इंतहा कर चुकी थी। अगले ही लम्हे इसने अपने पैर कमरे से बाहर ही की तरफ निकाले तो अर्शिया को जैसे होश आया था, वो तेजी से इसके पीछे आई थी। इसे लगा था कि शायद वो नसीर साहब के पास जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि वह तेज कदमों से चलती हुई किचन की जानिब गई थी, जहां इसकी माँ जल्दी जल्दी हाथ चलाते रात का खाना तैयार कर रही थी। मैं किसकी बेटी हूँ? इसने किचन में दाखिल होते ही सामने खड़ी औरत से सवाल किया था, जबकि अर्शिया इसके पीछे ही किचन में कदम रखती दीवार के साथ टेक लगाती अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रुकी हुई थी। तनीर खाना तैयार हो रहा है, छत पर है, तो लोगों तुम इसे बुलाकर लेकर आओ, तब तक मैं ये रोटियां डाल लेती हूँ। अम्मी ने एक नजर से देखते हुए जैसे इसके सवाल को इग्नोर किया था। मैंने पूछा कि मैं किसकी बेटी हूँ, जवाब दीजिए मुझे। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ? क्या कह रही है ये लड़की? इसने पीछे की तरफ खड़ी अर्शिया की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया था। अम्मी बताइए इसे, कौन है ये, किसकी बेटी है? क्योंकि मेरे बाबा की तो औलाद है नहीं ये। बहुत अकड़ है इसमें, ना जाने क्या बनती है मेरे आगे। हालांकि इसके पास तो जायज बाप की पहचान भी नहीं है। बताएं इसे, कौन है ये? मेरे बाप की बेटी तो है नहीं ये, तो फिर ये मुझसे ज्यादा मेरे बाप पर हक कैसे जताती है? अपने दिमाग पर जोर डालो लड़की। कभी कोई ऐसा लम्हा दिमाग के किसी कोने में महफूज है जब अम्मी ने तुम्हें मेरी बेटी कहकर सीने से लगाया हो? मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। अब दूसरों की औलादे पालना आसान नहीं होता, अम्मी के लिए भी आसान नहीं था। तुम्हें पाल तो लिया, लेकिन तुमसे मेरी जैसी मोहब्बत नहीं कर सकी। और फिर अम्मी को ये शक भी तो था ना कि कहीं तुम बाबा की ही कोई छुपी छुपाई औलाद तो नहीं। अर्शिया अम्मी ने गुस्से से इसे टोकना चाहा था।
अम्मी मैं तो सिर्फ सच बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ना ये मेरी माँ की औलाद है और ना ही मेरे बाप की। ये गंदी नाली का कीड़ा है, गंदगी का ढेर है, ना जाने किसका गंध है। अर्शिया बोले जा रही थी जबकि दानिश की आंखों के सामने जमीन और आसमान घूमने लगा था। सामने खड़ी औरत बिल्कुल खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि अर्शिया जो कह रही है वो सब कुछ सच है। इसके लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। एक ऐसी हकीकत जिंदगी इसके सामने खुल चुकी थी कि वो कुछ समझने की काबिल ही न रही थी। इसने पैरों की मदद से स्लेब के पास आते हुए सहारा लेना चाहा था, लेकिन इसके पहले कि वो अपना हाथ दीवार पर लगाती अगले ही लम्हे वो होश हवास खोती जमीन बोस हो चुकी थी। इसकी जमीन बोस होते ही अम्मी ने तेजी से इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। अच्छा ये क्या किया तुमने, क्यों किया तुमने ऐसा, आखिर क्या जरूरत थी इस सब की। अम्मी ने तेजी से इसके पास आते हुए इसके बेजान वजूद को सहारा देने की कोशिश करते हुए बाबा को आवाज दी थी। बर्दाश्त खत्म हो गई थी, मेरे सर पर चढ़ रही थी, इसलिए जमीन पर उतार दिया। इसने बाहर से तेजी से बाबा को आते देखा तो फिर अगले ही लम्हे दिलकुल भी इनकी तरफ बढ़ा था और सब इसे सहारा देने लगे थे। अर्शी अपनी बहन की फिक्र में पागल नहीं हो रही थी। इन्हें कोई ज़हनी झटका लगा है जिसे वो कबूल नहीं कर पाई। यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन ली है जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। आप कोशिश करें कि जितना हो सके इन्हें टेंशन ज़्यादा माहौल से दूर रखें। इन्हें ड्रिप लगा दी गई है, होश आ जाएगा। आप इन्हें घर वापस लेकर जा सकते हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ, ये इन्हें इस्तेमाल करवाइए। वो इस वक्त डॉक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था। बाबा वहीं पर दानिश के साथ ही थे। अचानक से दानिश का बेहोश हो जाना इन दोनों को परेशान कर गया था। वो दानिश को लेकर तेजी से अस्पताल के लिए निकला था तो बाबा इसके साथ ही आ गए थे। इस वक्त डॉक्टर ने दानिश को ड्रिप लगाई हुई थी जबकि वो खुद डॉक्टर के पास बैठा इनकी हिदायत सुन रहा था। डॉक्टर हमने तो इसे कोई टेंशन नहीं दी, बस ये बहुत अच्छा माहौल था। आज सुबह के टाइम इसके बाबा की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से डीएसपी साहब इस वक्त गाड़ी में मौजूद ही नहीं थे। शायद किसी दुश्मन ने डराने के लिए ये हरकत की थी। ये बात मैंने खुद ही इसे बताई थी और मैं इसे मिलवाने के लिए लेकर भी गया था। वहाँ पर वो काफ़ी ठीक थे। अपने बाबा को देखकर वो समझ गई थी कि इनकी जान खतरे से बाहर है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो बेहोश हो गई। वो बिल्कुल भी किसी तरह के जहनी दबाव का शिकार नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसने किस बात की टेंशन ली है। वो परेशानी से सर अपने दोनों हाथों में गिराई डॉक्टर को बता रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो टेंशन लेकर बेहोश हो जाती। लड़कियां छोटी छोटी बात को जहन पर सवाल कर लेती हैं अक्सर। मुझे लगता है कि वो बात इसके जहन में महफूज हो चुकी थी कि इसके बाबा पर जानलेवा हमला हुआ है। वो इस टेंशन से बाहर आ ही नहीं पाई थी। वो खुद को नॉर्मल जाहिर कर रही थी लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी। खैर आप परेशान मत हो, मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि कल एक दफ़ा फिर से इनका चेकअप करवा दीजिएगा। बीपी हाई लो का भी प्रॉब्लम चल रहा है इनके साथ। इस वक्त भी बीपी काफ़ी हाई है। डॉक्टर से बेफिक्र करते हुए बोली थी जबकि दुर्गा सिर्फ हाँ में सर हिलाता वहाँ से निकल चुका था। दुर्गा कमरे में आया तो वो बाबा के सीने से लगी बुरी तरह से रो रही थी। वो बार बार ही एक बात कह रही थी, बाबा मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। और इसकी ये बात दुर्गा को समझ नहीं आ रही थी और शायद खुद बाबा को भी। वो बहुत परेशानी से इसके बालों में हाथ फेरते इसे अपने साथ लगाए हुए थे। एक अजीब सा डर इन्हें घेरे हुए था। इनके चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक तो है? इसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था जबकि इसके यूं ही अपने साथ लगाए बाबा ने हाँ में सर हिलाया था। पता नहीं कैसी अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। मुझे लगता है दिन वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। डॉक्टर क्या कहती है? डॉक्टर भी यही कह रही है कि जहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। कर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आंटी और अर्शिया परेशान हो रही होंगी। आप फ़ोन भी लेकर नहीं आए ताकि इन्हें कॉल वगैरह करके इन्फॉर्म कर दें। इसने एक नज़र दानिश को देखा था जिसके चेहरे पर अजीब सी थकावट थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि दानिश की अचानक से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई थी। वो ठीक तो थी, फिर आखिर कौन सी टेंशन थी इसे कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाँ बेटा चलो घर चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है। देखो तो रात के 12 बज रहे हैं। डॉक्टर ड्रिप भी उतार कर गई है। बाबा इसके करीब से उठते हुए बोले तो दुलकर इसे सहारा देकर उठाने लगा था। घर चलते हैं दुलकर, बस के सीने से लगते हुए बोली तो वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था। क्यों बेटा, घर क्यों जाना है? तुम तो आज मेरे पास रुकने वाली थी ना रात को। बाबा भी हैरान हुए थे, तभी इससे सवाल करने लगे जबकि वो बिना इसकी तरफ देखे दुलकर के सीने में सर छुपाए ना में सर हिला गई थी। मुझे अपने घर जाना है, वहाँ नहीं जाना मुझे अपने घर लेकर चले दुलकर। वो इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचते हुए बोलते दुलकर को मजीद हैरत हुई थी, लेकिन इसकी जिंदगी अंदाज पर वो फौरन ही हाँ में सर हिला गया था। ओके ओके हम अपने घर चलते हैं। अंकल मैं इसे फिर कभी लेकर आऊँगा आपसे मिलवाने के लिए। आप फिक्र ना करें, मेरे ख्याल में इसका फिलहाल घर ही चलना बेहतर रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वहाँ आप लोगों को भी परेशान कर देगी। फिक्र मत कीजिएगा, मैं ख्याल रख सकता हूँ अपनी बीवी का। वो इन्हें देखते हुए मुतमाइन करने की कोशिश करने लगा। नसीर साहब ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई थी। अब और क्या ही कह सकते थे। आइए मैं आपको पहले घर छोड़ देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? इसने दानिश से पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया था जबकि वो आहिस्ता से अपनी बाहों में भरता कमरे से बाहर उठाकर ले गया था। ना तो दानिश ने किसी भी तरह की कोई मुज़ाहमत की थी और ना ही शर्म महसूस की थी। इसके सीने पर सर रखे वो खामोशी से इसके साथ आ गई थी। वो इसे गाड़ी में बिठाते हुए नसीर साहब के बैठने का इंतजार करने लगा और फिर फ़ौरन ही गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया था। अम्मी इतनी भी परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं है ना, जो सच था वही बताया है इसे। आज नहीं तो कल इसे ये बात पता चलनी ही थी। तो अच्छा हुआ ना कि मैंने खुद ही बता दी। बाद में जो होना था अभी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बाद में बेहोश होने का ड्रामा ही करती ना, वो अभी कर दिया। इतना सर पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब कम से कम इसका एडिट्यूड तो देखने को नहीं मिलेगा ना।
अम्मी की हालत ख़राब हो रखी थी, जबकि अर्शिया बिल्कुल पुरसुकून थी। इसे ना तो दानिश की कोई टेंशन थी और ना ही कोई परवाह। इसकी नज़र में ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ड्रामा था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दानिश जितनी जीती है या मरती है। वो तो इन सब के बाद जो कुछ करने वाली थी, इसकी प्लानिंग कर रही थी, जबकि अम्मी की हालत ख़राब हो रही थी। नसीह सब घर के आकर से सवाल जवाब करें ज़रूर करेंगे। वो क्या कहेंगी इनको? उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया था। अगर दानिश ने बता दिया कि वो हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं, तो फिर इनका इस घर में एक सेकंड भी रुकना मुमकिन नहीं था। ये 18 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था, जब दानिश को लाकर इसकी गोद में रखा था। हाँ, वो दिन बुलाने वाला तो हरगिज़ नहीं था। डिलीवरी के बाद इन्हें होश आया और होश में आते ही इनकी पहली नज़र बेबी कार्ड में पड़े दो वजूदों पर थी। वो जानती थी इनका एक ही बच्चा हुआ है, तो फिर इनकी बेबी कार्ड में दो बच्चे कैसे आए थे? दरवाजे के करीब ही इन्हें नसीह साहब कुछ परेशान से खड़े नजर आए थे। मुबारक हो, बेटी हुई है। अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर चेहरे पर परेशानी के आसार थे। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, हमारी दो बेटियां हुई हैं। उन्होंने हैरत से बेबी कार्ड की तरफ देखा तो नसीह साहब ने नफी में सर हिलाया था। नहीं, हमारी एक ही बेटी हुई है, लेकिन तुम दो ही समझो, ये दूसरी भी हमारी ही बेटी है। मेरी एक खैर ख्वाह थी, बहुत मदद करती थी मेरी, इसकी वजह से बहुत सारे केसेस हल किए हैं मैंने। ये इसकी बेटी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अस्पताल में इसका इंतकाल हो चुका है। वो एक छोटी सी एक तवाइफ थी। इस बच्ची का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। आज से इस बच्ची को हम ही पालेंगे, हम ही इसका ख्याल रखेंगे। मैं इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने गया था। अल्लाह खैर करे। अब से दुनिया वालों को यही बताना है कि हमारी दो बेटियां हुई हैं। मैं इन्हें देखते हुए बोले तो इनकी जैसे हालत खराब हो गई थी। उन्होंने नफी में सर हिलाया था। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हरगिज़ किसी तवाइफ की बेटी को नहीं पाल सकती। और आपने ये गजालत की पोटली मेरी बेटी के साथ क्यों रखी है? मेरी बेटी हक हलाल की औलाद, और ये गंदगी का ढेर। न जाने किसकी औलाद होगी, न जाने किसका खून होगा। बकवास बंद करो बेगम। जब मैंने कह दिया कि वो हमारी औलाद है, तो तुम्हारी इस तरह की फजूल बात का क्या मतलब निकलता है? कैसी जाहिलू जैसी बातें कर रही हो तुम। जब मैंने कह दिया कि इस बच्ची को मैं पालूंगा, हम इसके वालिदैन बनेंगे, तो तुम अपने दिमाग में ऐसी बात लाई भी कैसे? तुम इस वजूद को गाली कैसे कह सकती हो? वो मासूम सा वजूद है, इसे किसी की पहचान नहीं। जायज़ ना जायज़ क्या है वो नहीं जानती। तुम एक मासूम सी जान को गाली कैसे दे सकती हो? नसीर दुख से बोले थे, लेकिन उन्हें अपनी बीवी से ऐसे लबो लहजे की उम्मीद ना थी। तो मैं और क्या कहूँ नसीर, कि आपको नजर नहीं आ रहा ये गंदगी से पैदा हुई है, किसी का नाजायज गंद। और आप चुप, खबरदार जो अपने मुंह से दोबारा ये बात निकाली तुमने, वरना खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। आज के बाद अगर मेरी बेटी पर सवाल उठाया तो तुम्हारी जिंदगी पर सवालिया निशान बना दूंगा कि मेरी बेटी है और क़यामत तक मेरी ही बेटी रहेगी। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम इसे नहीं पालोगी तो कोई दूसरी औरत आकर इसे पाल लेगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाल लूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी औरत लेकर आऊंगा। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जाओगी इसका फैसला तुम खुद कर लो। वो गुस्से से बोले थे, जबकि इनकी बीवी ने एक नफरत भरी निगाह इस वजूद पर डाली थी, जो इनकी जिंदगी में आते ही इनकी खुशियां खाने की वजह बन गई थी। इस लड़की की वजह से इनका हंसता खेलता घर बर्बाद होने वाला था। शोहर ने अपनी बेटी की खुशी न मनाई थी, बल्कि किसी दूसरे के कंध को लाकर इनकी गोद में रख दिया था। और आज 18 साल के बाद ये राज भी खुल चुका था। अब न जाने क्या होना था। अर्शिया को अपने किए का कोई अफसोस नहीं था, जबकि वो ये सोच रही थी कि अगर नसीर साहब को सब कुछ पता चल गया तो इस बुढ़ापे में वो कहाँ से छुपाएंगी। ओके सर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा और आंटी को बता दीजिएगा कि दानिरा बिल्कुल ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, काफ़ी रो रही थी। जब दानिरा यूँ अचानक बेहोश हो गई थी, मुझे तो इनकी भी टेंशन होने लगी थी। आपके पास फ़ोन नहीं था और मेरे पास इनका नंबर नहीं था, वरना मैंने ज़रूर बता देता। वो गाड़ी इनके घर के बाहर रोकते हुए कहने लगा था, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं बता दूंगा। और तुम दानिरा का बहुत ख्याल रखना। मैं तो चाहता हूँ कि रात काफ़ी हो गई है और सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है, तो तुम यहीं रुक जाते। आज रात बाबा ने भी कहा था, जब किसने एक नज़र दानिरा को देखा जिसने पिछली सी से फ़ौरन नफी में सर हिला दिया था। नहीं बाबा, हम घर जाएंगे। वो पिछली सीट से बाहर निकलते हुए बाबा से मिलने लगी थी, जबकि बाबा ने इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं फ़ोन करूँगी सुबह। इसने गाड़ी में सवार होते हुए इन्हें बेफिक्र किया था, जबकि वो इन्हें ढेर सारी दवाएं देते रुखसत करते हुए अपने घर में दाखिल हो चुके थे। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर चल रही थी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब अचानक ही वन वे से गुजरते एक छोटा सा बच्चा इनके सामने आया था। रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास इस तरह बच्चे का अचानक सामने आना इसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर गया था। वो बच्चा अगर बहुत छोटा नहीं था तो बहुत बड़ा भी नहीं था, कोई 13-14 साल उम्र रही होगी। वह गाड़ी से लगा भी नहीं था कि अचानक गाड़ी के सामने लेट गया। अंदाजा था जैसे वो बेहोश हो गया है। कि हाँ, दुल्हन ने तेजी से गाड़ी से बाहर निकलते हुए इसे देखा था। दानी भी परेशानी से बाहर निकली थी। और हो गया ड्रामा, उठ जा अब, जा उठ जा आप। अगली दफ़ा इस तरह गाड़ी के सामने लेटने से पहले गाड़ी को ठीक से देख लेना, पुलिस वाले की गाड़ी है। इसने ज़्यादा ज़ोर से नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ठोकर मारी थी इसके पैर पर। दानिश तो इसका अंदाज देकर रह गई थी। सॉरी साहब, गलती हो गई, मुझे लगा कोई अमीर आदमी है। वह लड़का फ़ौरन ही सीधा होता अपने ड्रामे से खुद ही पर्दा हटा गया था। दानिश परेशानी से इसे देख रही थी। इस लड़के ने ना तो पैर में जूते पहन रखे थे और ना ही कोई गर्म चादर ओढ़ रखी थी, यहाँ तक कि स्वेटर तक नहीं थी। एक पतली सी शर्ट इसने पहनी हुई थी और नीचे एक शॉर्ट थी, जो इसकी टांगों को पूरी तरह से कवर भी नहीं कर पा रही थी। इतनी ठंड में इस बच्चे की हालत देखकर दानिश को इस पर तरस आया
आया था। सॉरी के बच्चे ठहर, तुझे और तेरे पूरे गैंग को एक्सपोज करता हूँ मैं, पूरे के पूरे ग्रुप को अंदर करूंगा। वो गुस्से से इसे घूरते हुए चाहा झाड़ चुका था। अरे साहब, मेरा कोई गैंग नहीं है, मैं तो यहाँ पिछली वाली गली से हूँ। अच्छा, पिछली वाली गली से कहाँ रहता है, क्या नाम है बाप का? इसने जैसे खड़े खड़े ही तफ्तीशी काम शुरू कर दिया था। इस वक्त इसका शोहर कम एक पुलिस वाला ज्यादा लग रहा था। अरे साहब, बाप नहीं है, अम्मा है मेरी। रात को घर नहीं होती, डेरे पर होती है। चौधरियों का डेरा है ना, आजकल तो इलेक्शन चल रहे हैं, अम्मा का बहुत काम है इधर, वो नहीं आती रात को वापस, इधर ही रहती है। चौधरी लोग बहुत पैसा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, चल दफा हो जाए यहाँ से, अपनी शक्ल घूमकर। वो ऐसे हल्का सा धक्का देते हुए अपनी गाड़ी से पीछे हटाता दानिर को गाड़ी में बैठने का इशारा कर गया था, जबकि अब वो हैरत से देख रही थी, जैसे जानना चाहती हो कि इसने इस तरह से अपने हाथ को क्यों झटके थे, इसने जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। और फिर जिस तरह वो टिश्यू पेपर की मदद से अपने हाथ साफ कर रहा था, तनीर को अजीब सी हैरत हो रही थी। क्या हुआ दुलकर? वो बच्चा कौन था, किस चीज के बारे में बात कर रहा था, और इसकी अम्मी रात में कौन सा काम करती है जो इसका बेटा इस तरह से सड़क पर हवार हो रहा है? इसे परवाह तक नहीं, ना बच्चे के पैरों में ना बच्चों के पैरों में जूती है, और ना ही इसने कोई अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। इतनी ठंड में वो कैसे सड़क पर दर बदर फिर रहा है? तानीर को यकीन इस पर तरस आ रहा था। इसके मुंह से सर्दी की वजह से धुआं निकल रहा था। और वो बच्चा काम नहीं करती जिस्म फरोश औरत है। चौधरी के डेरे पर सिर्फ यही सब कुछ होता है। मैंने 2 दफा रेड डालने की कोशिश की वहां, लेकिन इतने बड़े बड़े सियासी हाथ हैं पीछे कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ये डेरे के चौधरियों की औलाद है, यानी कि कोई बाप है ही नहीं इसका। आसान और साफ लफ्जों में गंदगी का ढेर, गंदी नाली का कीड़ा है ये। अगर किसी की हलाल औलाद होता तो जूते भी दिलवा देता और कपड़े भी, लेकिन हराम औलादों के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं हराम करता रहूं। कराहत महसूस होती है मुझे ऐसे लोगों से। मेरा इनकी तरफ देखने का दिल नहीं करता। ऐसी गंदगी के ढेरों को पैदा करने की जरूरत ही क्या है? अपनी जायज इस बात को हराम कामों में लगाकर ऐसे गंद को दुनिया में पैदा करने की जरूरत ही क्या है? यहाँ लोगों की हलाल औलादें रुले हैं और कराची हरामियों से भरा पड़ा है। इसका लबो लहजा तेज और इंतहाई हकारत अमेज था, जबकि दानिर को अपना दिल अपने कानों में दरकता हुआ महसूस हो रहा था। हो सकता है इस औरत की कोई मजबूरी हो, इसकी आवाज़ लड़स गई थी, इसे अपने वजूद से नफरत हो रही थी। वो भी तो हराम वजूद थी, किसी की गंदगी का ढेर थे, और उसके शोहर की ये सोच थी कि ऐसे लोगों के बारे में। हो सकता है इसकी माँ मजबूर हो सकता है इसकी माँ गंदी ना हो। वो दबी आवाज़ में बोली थी, मजबूरी नहीं, आदत और लत कहते हैं इसे। हराम कामों का अंजाम भी हराम ही होता है। पिछले 1 साल में जितने भी कराची से गुंडे अरेस्ट किए गए हैं ना, इनमें से 2% नाजायज़ है, जिसकी बात का कोई अता पता नहीं। और तुम इतना तरस मत खाओ, हराम हराम होता है। अगर हमारे दिन में हमें हराम से नफरत करने की इजाज़त दे रखी है तो हम क्यों ना करें? मुझे नफरत है हर हराम चीज़ से, बेशक वो हराम चीज़ कोई आम बेजान चीज़ हो या जीता जागता वजूद। मेरी नफरत कभी भी कम नहीं हो सकती। वो जैसे टॉपिक खत्म करते हुए गाड़ी अपने घर की रोड पर डाल चुका था, जबकि तानीर बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसके पास जैसे कहने को कुछ था ही नहीं। वो नफरत करता था हर हराम चीज़ से, यानी कि वो भी इसके नज़दीक एक नफरत के काबिल वजूद होगी, एक हराम वजूद होगी। अर्शा ने जो कुछ इसे बताया था, अगर वो सब कुछ वो तानीर को बताती थी तो अगर वो सब कुछ वो दुलकर को बता देती तो दुलकर इसे अपनी ज़िंदगी से निकालने में कितना वक्त लगाता। हाँ, वो इसे छोड़ देता। इसे हराम चीज़ों से नफरत थी। इस बच्चे को हाथ लगाकर जिस तरह से इसने अपना हाथ हकारत से साफ किया था, वो समझ गई थी कि हर हराम वजूद इसके लिए कितना नफरत के काबिल है। यानी कि वो भी इसकी नफरत की हकदार बनने वाली थी। यानी कि वो इससे नफरत करने वाला था, बेशुमार नफरत करने वाला था। इसे अपने वजूद का अमता हुआ महसूस हुआ। सर्दी लगना बंद हो गई थी। इसके पूरे वजूद में ठंडे पसीने आने लगे थे। गाड़ी घर के अंदर दाखिल करते हुए इसने इसकी साइड का दरवाजा खोला तो इसका हाथ थामते ही वो समझ गया था कि वो पसीने से सरबूर हो रही है। तानीर, मेरी जान, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरे ख्याल में हमें वापस डॉक्टर के पास चलना चाहिए। वो परेशानी से इसकी गर्दन पर हाथ रखने लगा। इसका ठंडा हाथ तानीर के गर्म वजूद से टकराते ही इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ा गया था। इसने अपने सर हिलाते हुए अगले ही लम्हे यूं ही बैठे बैठे इसके वजूद के साथ लिपटते हुए खुद को इसके हवाले किया था। दुलकर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप मुझे कभी छोड़िएगा नहीं। खुदा के लिए मैं मर जाऊँगी अगर आप मुझसे दूर होगे तो। मैं मर जाऊँगी। बस के साथ लगी अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी, और उसके रोने की वजह वो समझ नहीं पाया था। तनीर, क्या हो गया है तुम्हें? मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? तुम कौन सी सोचे पाले हुए हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले भी बेहोश हुई तो मैं समझ गया था कि वजह तुम्हारे बाबा ही हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें मुझे बताना चाहती हो? नरमी से इसका हम माथा चूमता इसे यूं ही अपने साथ लपेटे अपने बाहों में उठाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर चुका था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। इसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए वो बोलती, जबकि इसके रोने की वजह जाने बगैर ही वो अपने बेडरूम में लेकर आता इसे वादा कर रहा था। कोई अपनी जान को कैसे छोड़ सकता है? मेरी जान, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की वजह हो। मैं खुद तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। तुम्हें छोड़ने की तो तुक ही नहीं बनती। तुमने ऐसी फजूल सोच अपने दिमाग में लाई ही क्यों? वैसे बेड पर उठाते हुए इस पर कमल डालने लगा था। साथ ही इसने इसके लिए बुखार की मेडिसिन भी निकाल कर दी थी। इसका इरादा इसे वापस अस्पताल लेकर जाने का था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तुम बैठो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए साथ वाले नूडल्स बनाकर लाता हूँ। इस वक्त तो मैं तुम्हें नूडल्स ही खिला सकता हूँ, परेशान मत हो। वह नरमी से इसके हाथों की हथेलियों को चूमता इसके करीब से उठा था, जब इसने दोबारा इसके बाजू को पकड़ लिया था। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, आप कहीं नहीं जाइए, यहीं पर रुके मेरे पास। बस के बाजू के साथ लगते हुए बोलते दुलकर परेशान सा होता इसके पास ही बैठ गया था। वो इतनी डरी हुई क्यों थी, क्यों घबराई हुई थी? कौन सी चीज़ इसे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी? वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि वो इतना ज़्यादा
घबरा गई थी। तानीर मेरी जान क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही, इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? आखिर किस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली है तुमने? डॉक्टर भी यही कह रही थी कि तुमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? वो नरमी से इसके पास बैठा इसे पूछने लगा था। बेहतर था कि वो खुद ही से पूछ ले, क्योंकि इस वक्त जितनी वो परेशान थी वो बिल्कुल कल पर बात नहीं टाल सकता था। और इसे शक था कि अर्शिया ने इसे कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई है। अर्शिया की हरकतों में कोई बेहतरी नहीं आई थी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा बेबाक और बेशरम हो गई थी। आज भी जिस तरह वो उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, इसे देखकर दिल को गंदी और जैसी फीलिंग आई थी। ये बात वो चाहकर भी तनवीर को नहीं बता सकता था कि अर्शिया की हरकतें अब किसी आम लड़की जैसी नहीं, बल्कि ऐसी लड़कियों जैसी हैं जो मर्दों को खुद की तरफ मुतवज्जो करने के लिए उछे अटकंडे अपनाती हैं। वो अभी तक अर्शिया को बहुत लाइट ले रहा था। वो चाहता था कि घर के मामले घर में ही निपट जाएं, लेकिन जिस तरह की इसकी हरकतें थी, वो ना चाहते हुए भी इसे एक पुलिस वाले के रूप में आने पर उकसा रही थी। अगर वो अपने रूप में आ जाता तो इस बात का लिहाज भी नहीं करता कि अब उसकी बीवी की बहन है। लेकिन इस वक्त इसे अपनी बीवी की फिक्र थी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी। तुम्हें भूख नहीं लगी? इट्स ओके, लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी कुछ खाए। और नूडल्स मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ। वैसे खाना तो मैं सारा ही अच्छा बना लेता हूँ। वो क्या है ना कि तुमसे पहले खाना बनाने वाला काम ज़रूर से ज़्यादा ही किया है मैंने। यार हान को लगा दिया करता था, लेकिन तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगा और बहुत प्यारा बनाऊंगा। या उठो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वो उठकर बैठते हुए इसे ज़बरदस्ती बिठा चुका था, जबकि ना तो मुस्कुरा रही थी और ना ही ठीक से इसकी बातों का जवाब दे रही थी। मुझे पता है तुम्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। तुम्हें पता है अरहान को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। यहाँ डब्बू के ढेर लगे होते थे जिन्हें मैं साफ करता था। वो अपने मोबाइल से जाने कौन सी ऐप खोलते हुए ऑर्डर करने लगा था, जबकि दानिश सिर्फ खामोशी से बैठी से देख रही थी। ये फिक्रमंदी, ये प्यार, ये मोहब्बत सब कुछ सिर्फ तब तक थी जब तक वो इसकी हकीकत नहीं जानता। जब इसे पता चल गया कि वो भी इन्हीं लोगों में से है, एक है जिनसे वो हकारत महसूस करता है, जिनसे वो नफरत करता है, तो क्या होगा? इसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, ये दीवानगी, ये फिक्र सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका हंसता खेलता घर टूट जाएगा और वो अपनी असल पहचान पर आ जाएगी। इसने हमेशा बाबा पर अर्शिया से ज़्यादा हक जताया था, हमेशा इनके ज़्यादा करीब रही थी। वो तो कहती थी कि अर्शिया अम्मी की टीम में है और वो अपने बाबा की टीम में है, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इस शख्स ने तो सिर्फ इस पर तरस खाया था, सिर्फ इसे अपना नाम दिया था, दुनिया की गंदी निगाहों से बचाने के लिए इसे सहारा दिया था। इसके अंदर जैसे टूट फूट का शिकार था। कहने का वो इन अल्फाज का मतलब भी नहीं समझ सकती थी जो गुस्से में दिलकर बोल रहा था। वो बार बार हराम हराम कह रहा था। हराम से नफरत करनी चाहिए, हराम से नफरत भी जायज़ है, कि अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे, जबकि सामने बैठा शख्स इसे सिर्फ एक आईना था जिसे वो देख रही थी। इस आईने ने टूट जाना था, सब कुछ खत्म हो जाना था। वो खामोशी से इसे देख रही थी, इसकी निगाहें इसके चेहरे से हटने को तैयार ही नहीं थी। अचानक अंदर एक खौफ सा पैदा हुआ था। वो बिना सोचे समझे इससे लिपटने लगी, तो तुलकर ने बड़ी मुश्किल से खुद को पीछे गिरने से बचाया था, क्योंकि वो बैठ के बिल्कुल कोने पर बैठा हुआ था। इसके इस तरह से करीब आने पर वो इसे अपने साथ लगा गया था। अपने सीने पर इसका धड़कता दिल महसूस करके वो परेशान हुआ था। वो किसी चीज़ से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। वो नरमी से इसके बालों को चूमता इसे अपने साथ लगा गया था। इस वक्त इसे किसी अपने की ज़रूरत थी, किसी अपने की चाहत थी, और दिलकर से ज़्यादा इसका अपना कौन था? वो खुद के साथ इसे लगाए अपने और लिए, और इसके और अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका था, जबकि तकरीबन 20-25 मिनट में जब पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ तब भी बस ये हटने को तैयार नहीं थी। इसके सीने में छुपी हुई किसी मासूम सी गुड़िया जैसी लग रही थी, जो खुद को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो, मानो बिल्ली डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा है। मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारा पिज़्ज़ा रिसीव करके लेकर आऊँ। वो नरमी से समझाने लगा था, जबकि वो बड़ी मुश्किल से पीछे हटी, तो वो बेड से उठते हुए बाहर निकला था। फिर तेज़ी से बेड से उठकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई थी। इसे डर था जैसे वो डिलीवरी बॉय इसकी हकीकत दुलकर को बता देगा, फिर दुलकर इसे छोड़ देगा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का हर इंसान इसकी हकीकत से वाकिफ है, सिवाय दुलकर के। और अगर इसको पता चल गया तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसने पीछे हटते हुए सामने शीशे में अपना अक्स देखा, तो जैसे गंदगी का ढेर महसूस हुआ था। हराम से नफरत की जाती है, दुलकर के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे थे। इसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए दुलकर की आवाज़ को रोकना चाहा था, जब अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ था। आ गया मेरी मासूम सी मानो बिल्ली का गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। वैसे बीमार बच्चा ये सब कुछ नहीं खाता, लेकिन मैं तुम्हारा स्वीट शोहर तुम्हें अपने हाथों से खिलाएगा। और नरमी से इसके गाल चूमते हुए इसे बेड पर बिठाता, इसके सामने पिज़्ज़े का डब्बा खोलते हुए अपने हाथों से इसे खिलाने लगा था। इस शख्स के पाक हाथ इसके पीलीत बदन को छू रहे थे। वो गंद से नफरत करने वाला, गंदगी के ढेर से नफरत करने वाला, गंदगी के ढेर से वो गंद से नफरत करने वाला, गंदगी के ढेर से मोहब्बत कर बैठा था।